माइग्रेन और हेडेक, इनमें क्या फ़र्क है सर? जो भी कोई सिर में दर्द है उसे अंग्रेजी में हेडेक बोलते हैं। माइग्रेन एक स्पेशल प्रकार का हेडेक है जिसमें ट्राइजेमिनल सिस्टम की तरफ से दिक्कत में से ब्रेन में दर्द होता है। जो स्वागत है डॉक्टर विकास बंसल का, जो कि एक सफल न्यूरोलॉजिस्ट है। तो आदमी को सोते सोते अचानक से स्ट्रोक कैसे आ जाता है? अचानक से मिनट 2 मिनट में ही और सेकंडों में ही ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग होने की वजह से उस एरिया का फंक्शन खत्म हो जाता है या पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। क्या आपके यहाँ बिजली के स्विच हैं अलग, पंखे के अलग, लाइट के अलग, इसी तरह ब्रेन में भगवान के द्वारा जो वायरिंग की गई है वो हमारे इंसान के द्वारा से 100 गुनी ज़्यादा फाइन है। ब्रेन फॉगिंग है क्या? फॉग में आपको कम दिखाई देता है, ऐसी ब्रेन को भी कम काम करता है या कम दिखाई देता है। तो हमारे इंजन को कूल करने का तरीका स्लीप है। आपका कंप्यूटर ओवरहीट ना हो जाए तो आप रात में सोते हैं जिससे कि आप रिफ्रेश हो जाते हैं। सोशल फोबिया क्या है सर, क्यों बढ़ रहा है ये? सोशल फोबिया का मतलब है कि मैं इंटरनेट पे पीछे रह गया। आपने 10 फोटो डाली है, मैंने एक भी फोटो नहीं डाली। आपकी फोटो अच्छी थी, मेरी फोटो अच्छी नहीं है, तो आदमी को डर लगता है मैं पीछे रह जाऊंगा। सबकॉन्शियस को आप कितना मानते हैं? तो आपका 1/10 का समझिए आप कॉन्शियस माइंड है और 9/10 अनकॉन्शियस माइंड है। क्या ब्लड प्रेशर और शुगर पेशेंट, इन लोगों को भी स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं? हाँ, ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल। तो अगर किसी को पहली बार अगर मिर्गी का दौरा आ रहा है तो वहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? भाई सबसे पहली बात है बच्चे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्यों है? भगवान जी ने जो सिस्टम लिख के भेजा है आप उस मशीन को जरूर से ज़्यादा इस्तेमाल कर दो। साइटिका सर होता क्यों है? सो हेलो एंड वेलकम टू द चाहर्स एंटरटेनमेंट। हम लोग अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ का, अपने फिटनेस का, अपनी हर एक मूवमेंट का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या हम उस सुपर कंप्यूटर का बहुत ध्यान रखते हैं जो हमारी पूरी लाइफ को चलाता है? आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन। क्या हम उसका ध्यान रखते हैं? क्या हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, या हमारे साथ साइकोलॉजिकली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? क्या हम छोटे मोटे सर दर्द को बीमारी तो नहीं समझ लेते हैं? आज वो सारी चीज़ों पे हम बात करने जा रहे हैं, और इस टॉपिक पर हमारे साथ जो बात करने आए हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो हैं डॉक्टर विकास बंसल, जो ऑलरेडी पिछले 35 साल से ज़्यादा इस फील्ड में हैं और उन्होंने कई ऐसे पेशेंट्स को और उनकी लाइफ को छुआ है, उनको सही किया है, और साथ में अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को लेकर के हमारे साथ में आज वो डिस्कशन भी करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चाहर्स एंटरटेनमेंट पर। जी नमस्कार, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर, इट्स आवर ऑनर टू बी यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपके बारे में, आप अपने बारे में बताएं, और साथ में आप ये बताएं कि किस तरीके का वर्क कल्चर है जहां आप अपना क्लिनिक है, वहां पर आप किस तरीके से वर्क कल्चर को मेंटेन करते हैं, और साथ में किस तरीके की आपकी जर्नी रही है, ये सारी चीज़ें आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन बताएं। जर्नी की शुरुआत ये है कि हम लोगों ने पहले पढ़ाई 12th तक सेंट पीटर्स कॉलेज आगरा से करी। उसके बाद MBBS और MD SN मेडिकल कॉलेज आगरा से करी। उसके बाद हमें चांस मिला संजय गांधी PGI SGPGI लखनऊ में डॉक्टर UK मिश्रा के अंदर में DM करने का। वहाँ हमें करीब 3.5 साल लगे। वहाँ हमारे जो टीचर थे डॉक्टर UK मिश्रा साहब और डॉक्टर जयंती कलिता। डॉक्टर कलिता आजकल SGPGI में HOD हैं। मैडम और सर के दोनों को मिलाए करीब 600-700 तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। विश्व विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उनकी वर्क एथिक्स, कल्चर अपने आप में ही एक जीवन शैली है। उनसे प्रेरित होकर हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और जो कुछ भी बहुत सारे लोग करते हैं उसका ही एक अंश यहाँ पे मौजूद है। तो वो जर्नी को आज पूरा हुए वहाँ पे 20 साल हो गए। फिर हम लोग वहाँ से लौट के अपने गृह शहर आगरा में आए। मेरे फादर भी डॉक्टर थे। फिर मैंने यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी। शुरुआत में मेरा सिलेक्शन UPSC के द्वारा स्टेट मेडिकल सर्विसेज में भी हो गए थे। मेडिकल कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था या लेक्चरर। खैर वो मैंने बहुत शीघ्र ही रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद से मैं अपनी सेवाएं पुष्पांजलि और गैलेक्सी हॉस्पिटल में निरंतर देता ही रहा हूँ 20 साल से। अब ये तो रही जर्नी की बात, फिर रही पेशेंट की। तो हमारा अप्रोच ये है कि पेशेंट फर्स्ट। पेशेंट की केवल दवा लिखने से ही काम पूरा नहीं होता। पेशेंट आए, वेल रिसीव हो, उसकी फाइल मेंटेन्ड हो, उसकी काउंसलिंग प्रॉपर हो, उसको डाइट चार्ट मिले, उसे काउंसलिंग मिले, फिजियोथेरेपी मिले, उसका काम बिल्कुल 100% पूरा होना चाहिए A to Z। और पेशेंट फर्स्ट, होलिस्टिक ट्रीटमेंट, केयर, प्लान, सेफ्टी, सब चीज़ उसका काम जो है पूरा आप करके उसे भेजिए। फुली सेटिस्फाइड होना चाहिए। पेशेंट सेटिस्फाइड है तो हमें खुशी है, क्योंकि हमारा वैसे भी एक पहले से ही मोटो है, नर सेवा ही नारायण सेवा है।
आप पेशेंट को ठीक करिए, प्रभु आपको अपने आप देख लेंगे। सर बहुत सारे पेशेंट्स के साथ में कई अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, कई अलग तरीके की बीमारियों की वजह से उनके दिमाग में साइकोलॉजिकली डर बैठ जाता है। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो ना होते हुए भी इंसान के दिमाग पे आती है, जिसको कहते हैं सर दर्द। अभी क्या होता है कि अगर किसी को थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ और वो लगातार 2 दिन 3 दिन चला, तो इंसान के दिमाग में थॉट आने लगता है कहीं मुझे माइग्रेन तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक सवाल जो मेरा ये है वो यही है कि माइग्रेन और हेडेक, इनमें क्या फ़र्क है सर? देखिए, हेडेक तो एक लक्षण है। जो भी कोई सिर में दर्द है उसे अंग्रेजी में हेडेक बोलते हैं, है ना। हेडेक आपको बुखार के संग हो और उल्टी ज़्यादा हो, सिर में दर्द हो, सूखी उल्टी हो रही हो, भयंकर हेडेक हो रहा हो, तो ये मेनिंजाइटिस की तरफ ले जाएगा। आपको केवल हेडेक हो और आपको बांधने की इच्छा हो रही हो, रोज़ हो रहा हो, तो टेंशन हेडेक की तरफ ले जाएगा। जो आपने माइग्रेन का नाम लिया, एक माइग्रेन एक स्पेशल प्रकार का हेडेक है जिसमें ट्राइजेमिनल सिस्टम की तरफ से दिक्कत में से ब्रेन में दर्द होता है, जो कि कुछ मरीजों में ज़्यादा है, कुछ में कम होता है। यूजुअली एक साइड होता है, दोनों साइड भी हो सकता है। वो ऐसा होता है कि उसमें सफ़र करने से, धूप लग जाने से या खाना समय पे नहीं मिलने से वो ट्रिगर हो जाता है। रेड वाइन से हो जाता है, चॉकलेट से हो जाता है, चाइनीज़ फूड से हो जाता है। तो माइग्रेन एक अलग प्रकार का हेडेक है जो कि काफ़ी प्रिवलेंट है, लेकिन दवा से उसका आजकल बहुत अच्छा इलाज संभव है। अगर मुझे नॉर्मली मैं अपना स्ट्रेस वाली लाइफ में हूँ, अगर बहुत काम करता हूँ, सुबह से शाम तक इतना सारा स्ट्रेस रहता है, शाम को घर पे आते आते कई बार हम लोग दिन में खाना भी स्किप कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी सिर में दर्द होने लग जाता है। तो इसके लिए बेटर इलाज क्या होना चाहिए कि हम जाएं और सेरिडोन ले लें या कोई एक ब्रूफिन ले लें, वो बेस्ट है हमारे लिए? देखिए, सबसे पहले तो अपना स्ट्रेस, अगर आपको रोज ही सिर दर्द की गोली खाने पड़ रही है तो आप पहले चीज़ को एनालाइज करें, समझें कि आपकी समस्या क्या है। और सेरिडोन की गोली एक आध दिन महीने में 1-2 बार तो चल सकती है, पर रोज खाना तो उचित नहीं है। राइट। क्योंकि कई लोग मैं देखता हूँ कि इसको एक आदत बना लेते हैं, हल्का सा भी दर्द होता है तो उनके पास में एक पत्ता हमेशा रखा रहता है और तुरंत निकाला, एक डिस्प्रिन डाली और उसको फटाफट से पी लिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को भी हार्म तो करता होगा। हाँ, ये मेडिसिन ओवर यूज हेडेक हो जाता है, पेशेंट उस पर डिपेंडेंट हो जाता है और ऑब्वियसली गुर्दे को तो नुकसान करता ही है। NSAID दवा ज़्यादा लेंगे तो आपके गुर्दे को हार्मफुल इफेक्ट मिलेगा बॉडी को। ओके सर, अगर किसी को माइग्रेन है तो क्या माइग्रेन लाइफ टाइम तक चलता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। माइग्रेन का एक वर्ड होता है क्योर वर्ड। क्योर वर्ड तो डॉक्टरी में बहुत सारी चीज़ों पर लागू नहीं है। ब्लड प्रेशर पे नहीं है, डायबिटीज़ पे नहीं है, फीवर पे भी नहीं है, फीवर भी दोबारा आ सकता है। तो माइग्रेन है, अब नए मॉडर्न ज़माने के ट्रीटमेंट में माइग्रेन बहुत अच्छा क्योर हो जाता है और संग में उसका बायो फीडबैक, योगा, एक्सरसाइज, परहेज से मरीज बहुत बढ़िया चलते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप किसी को इतना वो सोच के परेशान हो जाए माइग्रेन हो गया, मैं बहुत ज़िंदगी में दिक्कत हो जाएगी, ऐसा अब नहीं है। नई दवाएं हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत मरीज बहुत अच्छा करते हैं। ओके, अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट लग रही है कि पेन बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, कई बार सोते सोते इतना पेन होता है कि उल्टी तक आने लग जाती है, इसके पीछे क्या रीज़न है सर? जब आपको दर्द अगर बहुत ज़्यादा है, अगर माइग्रेन पहले से डायग्नोज है तो आप उसका ट्रीटमेंट आगे चलेंगे। ठीक है। अगर आपको माइग्रेन नहीं है और नया ऑनसेट हेडेक है जिसमें उल्टी हो रही हो, बहुत सीवियर हो, तो आप डॉक्टर से मिलिए और स्कैनिंग वगैरह कराइए, इमेजिंग जैसे CT MRI वगैरह बोलते हैं, और संग में ब्लड रिपोर्ट्स करा के चेकअप हो जाएगा। तो हमें MRI इसके अलावा कब कब ज़रूरत पड़ती है? कि मतलब एक तो मुझे पता चल गया कि मेरे सिर में इतना दर्द है कि मेरे को वॉमिटिंग तक का मन होने लगा। इसके अलावा कब हमें और इसको एनालाइज करना होता है कि नहीं अभी MRI की रिक्वायरमेंट है और हमें डॉक्टर को जाना चाहिए? देखिए, जो हेडेक आपको रात में हो रहा हो, जो लगातार 10-15 दिन से बढ़ रहा हो, जिसके संग उल्टी हो रही हो, जिसके संग फीवर आ रहा हो, जो दर्द दवा की गोली का असर खत्म होती है दोबारा से हो जा रहा हो, आपको ओवरऑल अनवेल फील हो रहा हो, आपको एक साइड में कोई हाथ पैर में कमज़ोरी महसूस हो रही हो, आँख की रोशनी में कमी आ रही हो, हाँ, और भी संग में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो, एक साथ के हाथ पैर कमज़ोर पड़ रहे हों, है ना, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये केवल अकेला हेडेक नहीं है। कुछ कई बार जैसे टीस भी मारती है और वो इस तरीके से होता है कि आदमी एकदम नॉर्मल है और अचानक से हेडेक उठेगा, वो टीस टाइप का एकदम दर्द होता है। जो एकदम टीस वाला होता है वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में होता है, जो कि बॉडी में एक साइड होता है और चेहरे पे, गाल पे एकदम करंट सा मार के चला जाता है। उसका भी बहुत अच्छा इलाज हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सारा कुछ क्योर हो सकता है? हाँ, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है इन सब चीज़ों का। ये तो सर, इसमें ब्रेन ट्यूमर तक पहुंचने की कब तक सिचुएशन पता चलती है कि नहीं अभी ये ब्रेन ट्यूमर है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट जो हम लोगों के पास आते हैं, नॉर्मली 10-15-20 दिन, महीने 2 महीने का सिर दर्द बता रहे होते हैं, आसपास के भक्तों पे, जर्रा पे, और इधर उधर इलाज करा रहे होते हैं। कुछ जब उनको लगता है कि एक साइड का हाथ सुन्न हो रहा है या पैर सुन्न हो रहा है या तकलीफ ज़्यादा अनबियरेबल हो, जब वो डॉक्टर पे हम लोगों पे आते हैं, फिर इमेजिंग होती है, CT MR, तो उसमें एकदम ऑब्वियसली मालूम पड़ जाता है कि ब्रेन ट्यूमर आ गया है।
फिर उसका साइज़ वगैरह और लोकेशन के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट और टाइप के हिसाब से ट्रीटमेंट आगे सजेस्ट होता है। ओके, तो ब्रेन ट्यूमर भी ऐसी चीज है कि जो लाइफ टाइम चलेगी कि उसको भी दवाई से क्योर किया जा सकता है? ब्रेन ट्यूमर में तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी साइज़ एंड लोकेशन क्या है और ठीक किस है। प्रकार का ब्रेन ऑपरेशन पर निकलता है, उसकी हिस्टोलॉजी क्या है, टाइप क्या है, शॉनोमा है, स्ट्रोमा, ग्लायोमा है, क्या चीज़ है। तो उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा कि साइज़, लोकेशन एंड टाइप ऑफ ट्यूमर पे। फिर वो पेशेंट न्यूरो सर्जरी में रेफर हो जाते हैं और न्यूरो सर्जन के द्वारा उनका आगे इलाज चलता है। सर, कितने केसेस ऐसे आते हैं कि अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो वो कैंसरस भी बहुत ज़्यादा बन जाता है कि आदमी की जान तक पे बनाती है? हाँ, कुछ केसेस में अगर आपने बहुत लेट डायग्नोसिस किया है और ख़राब प्रकार का ट्यूमर निकल आया है जिसकी हिस्टोलॉजी मतलब फेवरेबल नहीं है और जैसे आपने कहा ना बिनाइन और नियोप्लास्टिक, तो जो कि नियोप्लास्टिक ज़्यादा है और उसमें रिकरेंस रेट भी ज़्यादा है और तेज़ी से बढ़ रहा है, तो तकलीफ दे सकता है पेशेंट को। ओके, लेकिन इसका इलाज है कि अगर ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन के बाद में ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं? हाँ, बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं, हमारे यहाँ आते हैं 5 में 10 साल पहले उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, वो ठीक चल रहे हैं। अपने 6 महीने, साल, 2 साल पे जैसे उनका सर्जन सजेस्ट करता है अपनी इमेजिंग वगैरह कराते रहते हैं और अच्छे चलते रहते हैं। ओके, आप क्या सजेस्ट करोगे अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो आपके हिसाब से क्या सजेशन है कि भाई किस तरीके से क्योर करना चाहिए? पेन किलर्स उनको कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए? देखिए, अगर थोड़ा हेडेक है, सबको जीवन में हेडेक होता है, महीने में 1-2 बार हेडेक कोई बात नहीं, महीने में 1 बार हो गया। अगर आपको हेडेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, संग में उल्टी आ रही है, फीवर है, अनयूजुअली आपको अनवेल फील हो रहा है, आप बहुत लो फील कर रहे हैं, तो बजाय सेल्फ मेडिकेशन के लंबे समय तक बेटर है कि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लो, अपनी इमेजिंग करा लो और फिर आगे का ट्रीटमेंट उसके हिसाब से गाइड हो जाएगा। ओके, और पेन किलर्स को कितना अवॉइड करना चाहिए सर? अधिक से अधिक आज तो पेन किलर्स मतलब मैं नॉर्मली मैं अपनी भी बोलूँ तो मेरे पास ब्रूफिन रखी रहती है। तो कभी क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभार होता है कि बहुत ज़्यादा हेडेक है तो उस टाइम पर एक ब्रूफिन ले ली, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, महीने में या 2 महीने में 1 बार ऐसा होता है। अगर महीने 2 महीने में 1 बार ले ली तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपको अक्सर लेना पड़ रही है, हफ्ते में 2 बार 3 बार आप परेशान हो तो फिर आप उसका आगे का कारण ढूंढिए। ओके, और ये जो ब्रूफिन होती है, आइब्रूफिन या कोई भी किसी भी तरीके का पेन किलर है बेसिकली, चाहे वो ब्रूफिन है या अपना सेरिडोन है या डिस्प्रिन है, क्या ओवरडोज अगर किसी ने 1 या 2 गोली एक साथ ले ली है, एक की जगह 2 गोली कई लोग ले लेते हैं, तो क्या उससे भी ब्लड प्रेशर या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है? एनएसआईडी थोड़ा सा वाटर रिटेंशन हो जाता है और नॉर्मली 6 घंटे बाद तो आइब्रूफिन की दूसरी डोज होती ही है। अगर आप 1-2 तो नहीं, अगर ज़्यादा गोली खा लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 1-2 गोली से गैस्ट्राइटिस जरूर बन सकती है कि 2 गोली आप इकट्ठी खा लो और थोड़ा आपको बेचैनी घबराहट महसूस हो सकती है। बाकी ऐसा वैसे मेरे नॉलेज से ज़्यादा कुछ होगा नहीं ज़्यादा। ओके, फाइन सर। एक और कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जैसे हम ये पॉडकास्ट जो बना रहे हैं, हमारा मेन मोटिव यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को कवर कर सकें, क्योंकि आपसे टाइम इतना मिलता नहीं है और जितना ज़्यादा हम इन बीमारियों को लेकर आएंगे, लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं कि कैसे इनको लेकर के आप रिकवरी कर सकते हो और अपने आप को सही कर सकते हो। एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लकवा, यानी कि स्ट्रोक। तो आदमी को सोते सोते अचानक से स्ट्रोक कैसे आ जाता है? स्ट्रोक को देखिए, अंग्रेजी में इस स्ट्रोक एक वर्ड है, दूसरा वर्ड है सीवीएस, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो इसका बाय नेचर ही है, जैसे कि कार एक्सीडेंट, स्कूटर एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से मिनट 2 मिनट में ही और सेकंडों में ही ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है और क्लॉटिंग होने की वजह से उस एरिया का फंक्शन खत्म हो जाता है, या पेशेंट को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, स्ट्रोक के अंदर ही आता है, या सब एब्डोमेन में हो जाता है। तो वो इंस्टेंट होता है, 1-2 मिनट सेकंडों में ही सब कुछ हो जाता है और जिस एरिया में कमी आती है ब्रेन में, उसी का फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है। ओके, अगर जैसे ये जो आपने बताया है कि क्लॉटिंग की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो ये क्लॉट क्या अचानक बनते हैं कि ये बहुत लंबे समय से चल रहे होते हैं? इसमें 2-3 थ्योरियाँ हैं। कुछ तो जैसे दिल से जाते हैं क्लॉट, जो दिल से जा रहे होते हैं वो तो एकदम अचानक से चले जाते हैं। ओके। और जो गर्दन वाले से जो जाते हैं टुकड़े टूट के, वो पहले से ही गर्दन में प्लाक और चूना जम रहा होता है, उसमें से टुकड़ा टूट के चला जाता है। और तीसरा ब्रेन में भी अपने आप बन सकते हैं। तो सभी चीज़ें होती हैं, कुछ में प्रायर हिस्ट्री चल रही होती है, कुछ अचानक भी हो जाते हैं। ओके। और जैसे ब्रेन हैमरेज होता है, उसमें नस फटती है, वो तो बिल्कुल ही अचानक होता है। हाई ब्लड प्रेशर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। तो सर, अगर जैसे किसी को स्ट्रोक आया, रात को लकवा अगर आ रहा है, तो क्या उससे पहले कोई सिम्टम्स हैं, या उसको 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले कुछ भी ऐसा सिम्टम फील होता है कि नहीं मुझे आने वाला है ऐसा कुछ प्रॉब्लम? ऐसे बहुत ही लकी परसेंट केवल 5-10% लोग होते हैं जिनको टीआई होता है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, जिसमें कि कुछ सेकंड मिनटों के लिए हाथ में झंझनी, चेहरे पे फड़फड़ाहट, या एक हाथ कमज़ोर पड़ जाना, हाथ से ग्लास गिर जाना, जबान खड़ाना, लेकिन वो ठीक हो गई। तो जैसे तेज तूफान से पहले आंधी आती है और आकाश में बिजली कड़कती है, तो एक तरह से सिग्नल होता है कि अपने घर लौट के चले जाओ। तो भगवान कुछ लकी लोगों को ऐसा सिग्नल देता है कि तुम्हारा हाथ कमज़ोर पड़ रहा है, तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाओ तो इलाज कराओ।
लेकिन इंडिया में उस वार्निंग सिग्नल को भी अधिकतर लोग इग्नोर कर देते हैं। उस दौरान उसकी मालिश करते हैं, गर्म कुछ उस पर रगड़ते हैं और डॉक्टर तक अधिकतर लोग नहीं पहुंच पाते। सर एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझना चाहूँ कि अगर किसी को इस तरीके का कोई सिम्टम आ रहा है तो वो क्या साइन होगा, अगर एक बिल्कुल एक बेसिक तो में आप बताएं तो। उसके लिए एक एक्रोनिम इस्तेमाल होता है फास्ट। फेस मतलब चेहरा टेढ़ा हो जाए, ए का मतलब आर्म और एस का मतलब स्पीच, आपकी स्पीच खराब हो जाए, आर्म कम काम कर रहा हो, मुंह टेढ़ा हो जाए, और टाइम का मतलब टी का मतलब फास्ट ऐड करो, तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ उसे, ओके। जिससे कि इमेजिंग हो सके और उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिल सके। कितना टाइम, लगभग कितना टाइम चाहिए कि अगर किसी पेशेंट के साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम बन रही है तो कितने टाइम में उसको हम डॉक्टर के पास दिखा लें कि वो फिर वापस नॉर्मल लाइफ में आ देखिए, सकता एक इसमें थ्रोम्बोलिसिस का कॉन्सेप्ट होता है जो कि पहले 3 घंटे तक, अब 4.5 घंटे तक होती है, ठीक है। और बहुत एडवांस सेंटर पे और ज़्यादा समय भी तक भी हो सकती है। तो उसमें ऐसा है कि एक खून पतला करने की दवा दी जाती है जिससे कि क्लॉट घुल जाता है। ओके। तो किसी को नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, बशर्ते उसकी थ्रोम्बोलिसिस हो जाए, तो थ्रोम्बोलिसिस वाले पेशेंट को नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा फायदा हो जाता है। 100% तो बहुत कम पेशेंट नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज जो बेटर होनी है वो बेटर हो जाती है, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा वर्स्ट नहीं होगी सिचुएशन। हाँ, कुछ पेशेंट में अगर किसी को थ्रोम्बोलिसिस के साइड इफेक्ट हो जाए, जैसे ब्लीडिंग हो जाए या कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो खराबी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाय एंड लार्ज ये इसीलिए चल रही है पूरी दुनिया के अंदर कि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। ओके सर, एक पर्सनल क्वेश्चन है कि मेरे फादर को भी ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको सडनली अचानक से ही एक उन्होंने स्ट्रेस लिया, पता नहीं किस वजह से उनको सुबह स्ट्रोक आया, और हमने मीन टाइम वो इंजेक्शन जो आपने बताया वो भी उनको लगवाया था, लेकिन वो लगने के बाद में उनको लकवा और फैला था। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि लगने के बाद में आदमी रिकवर करेगा, बट उससे पहले जितना था इंजेक्शन लगने के बाद में वो और सिचुएशन ख़राब हो गई। पॉसिबली उस टाइम पर इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी व्हीकल्स की, तो हम ऑटो से कर रहे थे, शायद हवा लगने से, बहुत लोगों ने कहा कि हवा लगने की वजह से हो गया। पोस्ट हम उसके बाद में जब डॉक्टर्स के पास हम गए और हमने रिकमेंडेशन लिया, तो उन्होंने सीधे बोला कि 30% चांस है ये बचेंगे, 70% चांस नहीं बचेंगे। हम लोग काफ़ी स्ट्रेस में आ गए, और उसके बाद में हमने कुछ टाइम बाद कुछ लोगों के कहने पर एक सेकंड ओपिनियन लिया। डॉक्टर अग्रवाल थे और उन्होंने बहुत अच्छा ओपिनियन दिया। बैठे देखा, उन्होंने बोला, किसने बोला कि 30%, मैं कह रहा हूँ 70% चांस है ये नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन 3 दिन इनके लिए जो है, तीसरा दिन इनके लिए थोड़ा सा रहेगा, जो उसको निकालने के लिए इनको है कि अगर इसको नहीं निकाल पाएंगे थर्ड डे को तो प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो ये बेसिकली पहला पॉइंट मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने बताया उस इंजेक्शन से आदमी रिकवर करता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था कि वो इंजेक्शन लगने के बाद में उनको सिचुएशन बढ़ गई थी? देखिए, अगर उनको थ्रोम्बोलिसिस का हमें मालूम नहीं कि क्या इंजेक्शन लगाया, और वो हॉस्पिटल में लगा था नहीं, मेरे ख्याल से कोई क्लिनिक था तो वहाँ पर वो लगवाया। देखिए, जो क्लिनिक पे छोटा मोटा इंजेक्शन तो थ्रोम्बोलिसिस कोई करता नहीं है। ठीक है। थ्रोम्बोलाइसिस तो हमेशा हॉस्पिटल में सीटी स्कैन और न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के गाइडेंस में ही होती है। ठीक है। तो मोस्ट लाइकली तो बाबूजी को वो इंजेक्शन नहीं लगा। ओके। और बाय एंड लार्ज जो स्ट्रोक होता है वो एवोल्यूशन में होता है। जब शुरुआत के 10-20 मिनट हो सकता है उसका असर कम हो, ब्रेन हेमरेज में तो शुरुआत में ही दिक्कत आ जाती है एकदम सही, लेकिन जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है जिसमें खून का धक्का जमता है, उसमें पहले कुछ कोलेटरल्स बन रहे होते हैं, खून कम ज़्यादा और होता है, और उसका एवोल्यूशन ओवर 24-48 आवर्स हो जाता है। तो इसलिए उसका हवा से कोई लिंक नहीं था, वो तो ब्रेन की वैस्कुलर सप्लाई पर डिपेंड करता है कि स्ट्रोक का कितना एवोल्यूशन है, उसके ब्रेन के कोलेटरल्स भगवान ने कैसे बना के भेजे हैं, उसको क्लॉट आया था वो घुल गया, पार्शली रिकैनलाइज हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर। हवा वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत कॉमन है और लोग ऐसा कहते हैं, पर कोई बात नहीं है। इंडिया में भी थोड़ा सा अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, तो कोई हवा बताता है, कोई बिहार बताता है, जिसको जो मन में आए वो कह सकता है कि यार कोई बात नहीं। नॉर्मली ठंडी हवा है, ऐसी कोई हवा लगने से आदमी को स्ट्रोक नहीं आ सकता। स्ट्रोक नहीं आता। ठंडी हवा का रोल ये है कि आप बहुत जाड़े में बिना कपड़ों के हुए तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस हो जाते होंगे। ब्लड प्रेशर अपने आप में स्ट्रोक का एक रिस्क फैक्टर है। ओके सर, लेकिन जो तीसरा दिन बताया जाता है वो थर्ड डे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ब्रेन में जो एडिमा होता है वो बेसिकली थर्ड डे उसका बढ़ना शुरू होता है ज़्यादा, और फिर वो 7-8-10 दिन में पीक करता है और फिर धीरे धीरे कम होता है। तो इसीलिए अगर किसी का स्ट्रोक बड़ा है तो वो पेशेंट फर्स्ट 24 आवर्स को अचानक से काट लेता है कंपैरेटिवली, उसके बाद उसका ड्यूरेशन हो जाता है। तो उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस डाउन हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में लिमिटेड स्पेस है, और ब्रेन में जब एडिमा आता है तो वो ब्रेन टाइट हो जाता है, तो उसमें कोनिंग और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। ओके, इसीलिए शायद हमने ये चीज़ें भी फेस की थी कि उस बीच में वो ज़बरदस्ती उठने की कोशिश करते थे और फिर गिर जाते थे। मतलब हम लोग रात भर जगना इसीलिए पड़ता था, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है,
जितने भी लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होगी सब लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि सबके साथ ऐसा ही इश्यूज आते हैं कि जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आदमी को अचानक से वो फिर अलग ही एक्ट करने लग जाता है। वो अपने सेंसेस में नहीं रहे होंगे बाबूजी। ब्रेन स्ट्रोक के हाँ। बाद पेशेंट नॉर्मल अग्रेसिव हो जाता है और उठ के भाग रहा होता है, कॉमन है ये सब चीज़ें, हम्म, क्योंकि उसका ब्रेन नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं है, इसलिए वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ओके। सर, क्या ब्लड प्रेशर और शुगर पेशेंट इन लोगों को भी स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं? हाँ, ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। हम्म। इसके अलावा ओबिसिटी, मोटापा, सिगरेट स्मोकिंग, एल्कोहल और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हाइपरहोमोसिस्टेनीमिया, ये भी स्ट्रोक है। हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया और स्ट्रेस और हाई स्ट्रेस लाइफस्टाइल, ये सब भी स्ट्रोक के बहुत हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। सर, कई लोग तो स्मोक करते हैं लेकिन लंबे टाइम तक स्मोक कर रहे हैं, जिसके बीड़ी, ऊपर सिगरेट, प्रभु उनको कुछ मेहरबान, प्रॉब्लम उसको कोई क्या कर सकता है। और हम तो Right. चाहते नहीं उनको भी कोई दिक्कत हो, लेकिन ये तो नोन रिस्क फैक्टर्स हैं सब। लेकिन सर, ये चीज बहुत कॉमनली देखी जाती है कि लकवे के जो केसेस आते हैं वो सबसे ज्यादा सुबह के टाइम पे आते हैं। हाँ, उसके पीछे क्या रीजन है कि देखिए, सुबह ही क्यों आता एक तो डिहाइड्रेशन होता है, सुबह टाइम थोड़ा बीपी बढ़ता है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, बॉडी में सर्केडियन रिदम होती है। है? तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा है कि सुबह के टाइम स्ट्रोक ज़्यादा होता है, 2 to 4, 4 to 6 AM, इन टाइमों में स्ट्रोक ज़्यादा होता है, इन स्लीप में स्ट्रोक हो जाता है बॉडी में। सर, एक स्ट्रोक पेशेंट को बेसिकली कितना टाइम चाहिए होता है रिकवरी के लिए, और उसके साथ में जो उसके केयर करने वाले हैं उनको क्या ध्यान देना बहुत जरूरी है? स्ट्रोक पे की जो स्ट्रोक के केयर गिवर हैं और स्ट्रोक में कितनी समय में रिकवरी होगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि स्ट्रोक की लोकेशन क्या है ब्रेन के अंदर और उसका साइज़ क्या है। Okay. है ना। बड़े साइज़ का स्ट्रोक हो नॉन एलोक्वेंट एरिया में तो पेशेंट को इतना महसूस नहीं होगा। पेशेंट को स्ट्रोक लेफ्ट साइड में, उसकी स्पीच चली गई है तो उसकी केयर गिविंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। इसी तरह से पॉन्स में छोटा सा स्ट्रोक ज़्यादा नुकसान कर देगा। तो साइज़, लोकेशन एंड प्रभु का आशीर्वाद कितना है उसके ऊपर, इन सब पर डिपेंड करेगा कि रिकवरी स्लो है, फास्ट है। और अटेंडेंट को बहुत केयर लगती है, और बहुत केयर पहले 2-3 महीने तो बहुत ही ज़्यादा केयर करना पड़ती है। ओके। जैसे स्ट्रोक पेशेंट है, उनके साथ में स्पीच को लेकर के बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे फादर के साथ भी थी, तो वो बोलते थे और हमें समझ नहीं आता था कि वो क्या बोल रहे हैं, बट वो कंटिन्यूअसली उसको बोलते थे। तो क्या उनको ये चीज़ का सेंस नहीं रहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाला समझ नहीं पा रहा है? बेसिकली ब्रेन में जैसे आपके यहाँ बिजली के स्विच हैं अलग, पंखे के अलग, लाइट के अलग, इसी तरह ब्रेन में भगवान के द्वारा जो वायरिंग की गई है वो हमारे इंसान के द्वारा से 100 गुनी ज़्यादा फाइन है। Okay. हर फंक्शन के लिए एक अलग अलग जगह लोकेटेड है। तो जहाँ पे वर्ड्स की फैक्ट्री है, जहाँ दिमाग में वर्ड्स बनते हैं, उस जगह एरर आ जाता है। Okay. इसलिए उनको बोलने में दिक्कत होती है। एक जगह आप पहले वर्ड्स, आवाज़ को आप सुनते हो, डिकोड करते हो, फिर उसका जवाब बनाते हो, फिर उसका सिंटैक्स बनता है कि इसको जवाब क्या दिया जाएगा, फिर वोकल कॉर्ड्स उसे प्रोड्यूस करती हैं। सर्किट में जब गड़बड़ हो जाती है तो पेशेंट की आवाज़ में और बोलने में दिक्कत आ जाती है। ओके। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता था कि वो जब बोलते थे नॉर्मली उनके वर्ड्स कुछ और ही निकलते थे जो समझने में नहीं होते थे, लेकिन कभी कभी वो आरती पूरी गा लेते थे। हाँ, तो ये जो एक्सियल जो कमांड्स होती हैं, ये ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो फॉलो कर लेते हैं, और आप उन्हें राम का नाम बुलवाओगे, हाँ, भजन बोलते थे। बुलवाओगे, वो बहुत हाँ, आराम से बोल हाँ, लेंगे। बिल्कुल। और कुछ नेमिंग डिफिकल्टीज होती हैं, तो वो एक सर्किट है, उसको बहुत ज़्यादा फाइन है, उसमें अलग अलग तरह के अफेजिया होते हैं। तो जहाँ जो थोड़ा एरर होगा, लेकिन फिर भी 1 और 2 लाइन वर्ड्स आराम से बोल सकता है। ये राम आराम से बोल सकता है, जैसे जीप दिखा दो बहुत आराम से बोल देता है, ये एक्सियल कमांड है। तो बहुत सारी चीज़ें वो फॉलो कर पाता है, बहुत सी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाता। उस टाइम पर कई पेशेंट्स को ये भी कहा जाता है कि शहद लेके जीप पे रगड़ा जाए। इसके क्या बेनिफिट है सर? ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो डायबिटिक होगा तो थोड़ी चीनी वो चली जाएगी, प्रॉब्लम और हो जाएगी। ओके, फाइन। सर, गोल्डन आवर क्या है? गोल्डन आज मैंने आपको बताया 3 घंटे का समय था पहले थर्मोलिसिस के लिए, जब 4.5 घंटे है, और बहुत बड़े सेंटर में इसके बियॉन्ड भी हो सकती है, जहाँ बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रोक यूनिट्स चल रही हैं। इस दौरान ब्रेन में हम लोग एक टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर दवा होती है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन की कॉस्ट 40-50 हज़ार रुपये, और पूरा सेटअप चाहिए, CT स्कैन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, न्यूरोसर्जन भी अवेलेबल स्टैंड बाय में चाहिए, प्रॉपर नर्सिंग केयर चाहिए। तो उस दौरान वो इंजेक्शन लगा के हम क्लॉट को घोलने का प्रयास करते हैं। Okay. और क्लॉट घुल जाता है तो ब्रेन में जो एरिया डेड होने वाला होता है वहाँ ब्लड सप्लाई दोबारा पहुँच जाती है, और वो एरिया रीवाइटलाइज हो जाता है। तो रीवाइटलाइज होने से, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपको 100 रुपये पे आप खड़े थे बेस लाइन पे, और आपका नुकसान हो के आप 20 पे आ जाएंगे। तो आपका अगर ब्रेन वहाँ से दोबारा ब्लड सर्कुलेशन खुल जाता है तो हो सकता है कि आपका नुकसान केवल माइनस, जो आप 100 से -20 आ रहे थे, -40, -60 या केवल बहुत थोड़ा नुकसान रह जाए आपका। ओके। तो कंपैरेटिवली आपका नुकसान कम होता है। वैसे बहुत कम पेशेंट जो कि 100% रिकवर वाले भी हो सकते हैं, पर उसकी जो लॉस है वो बहुत कम हो जाता है, कंपैरेटिवली कम हो जाता है। और ये भी डिपेंड करता है, कई बार साइड इफेक्ट भी हो सकता है, कोई ब्लीडिंग हो जाए और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो ये
विदेशों में तो उसका चलन बहुत सालों चल रहा है, पर अभी इंडिया में इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो नहीं पाया ये। सर अगर स्ट्रोक के पेशेंट की बात करें तो कितना स्ट्रेस में स्ट्रोक का पेशेंट एक रहता है, क्योंकि उसके स्पीच वो बोल नहीं पा रहा, आदमी समझ नहीं पा रहा, वो प्रॉपरली जैसे उठ बैठ पाता था, चल फिर पाता था, वो कर नहीं पा रहा है। एक तो उसका लाइफ स्टाइल मॉडिफाई हो जाता है। अगर उससे लाइफ मतलब पूरा हेमीप्लीजिया एक साइड का हो जाता है, एक साइड का फेस, आर्म और लेग में और चलने में दिक्कत हो जाती है, तो सबसे पहले तो प्रोफेशन इफेक्ट हो जाता है। इसी से बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस हो जाता है। मेल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हो तो पैसे की दिक्कत तुरंत हो जाती है, जॉब की दिक्कत हो जाती है, फिर केयर गिवर चाहिए उसको 24 घंटे काम कराने के लिए, टॉयलेट और पूरी 24 घंटे केयर चाहिए, तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, उसकी फैमिली को भी बहुत स्ट्रेस हो जाता है। मतलब काफ़ी उनको हैंडलिंग चाहिए और काफ़ी सपोर्ट चाहिए होता है। कई बार फिजियोथेरेपी से भी ये रिकवर नहीं कर पाते हैं, हाथ बिल्कुल एकदम टाइट हो जाना या वो सिचुएशंस हो जाती हैं। फिजियोथेरेपी का एक अपना रोल है। फिजियोथेरेपी को अगर आप एक बार फिजियोथेरेपिस्ट आया 15 मिनट करा के चला गया तो वो रिकवरी नहीं होगी जिसके कि आप उम्मीद कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी तो घर वालों को भी संग में सीखना पड़ेगी, दिन में 2-3 बार हो, प्रॉपरली हो, मरीज कराए और खुद भी एफर्ट करे, जब जाके उसमें रिजल्ट आता है। सर कुछ टिप्स बताइए। तो स्ट्रोक का फॉलोअप तो एक अपने आप में पूरी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो आदमी दवा टाइम पे ले, डॉक्टर से टाइमली अपॉइंटमेंट ले। दूसरी बात है अपनी फिजियोथेरेपी वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से कराए। हम लोग एक पेशेंट को पैम्फलेट भी देते हैं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। उसके ब्लैडर बाउल की अच्छे से केयर होनी चाहिए। घर के आसपास उसको जहाँ वो लेटता है वहाँ बेडिंग ऐसी होनी चाहिए कि बहुत अनकंफर्टेबल नहीं हो, बेड सोर नहीं बन जाए, करवट दिलाते रहें। उसके बदन की सफाई रोज़ सुबह शाम हो, उसकी शेविंग वगैरह हो, माउथ क्लीन हो। उसके बाद बीपी पल्स शुगर के रेगुलरली मॉनिटर होते रहें, डॉक्टर से विजिट होती रहे, दवा टाइम पे मिलती रहे, फिजियोथेरेपिस्ट रोज़ आता रहे, 2-3 बार घर वाले भी कराएं, और प्लस उसके आसपास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो जिससे उसको चोट वोट लग जाए। फिर उसको चलवाने की प्रैक्टिस, स्पीच की प्रैक्टिस, खाना डाइट मॉडिफिकेशन होना चाहिए, घी तेल चिकनाई कम रहनी चाहिए। तो ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं उसके। प्लस उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसे वॉकर की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी स्ट्रोक का बर्डन काफ़ी होता है फैमिली पे। कई बार फैमिलीज ही इस पर बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि वो पेशेंट अपने सेंसेस में उतना होता नहीं है और उसकी वजह से फैमिली भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर करने लगते हैं, स्ट्रेस देने लगते हैं, जिसकी वजह से मैंने कई ऐसे स्ट्रोक पेशेंट्स को भी देखा है जो इमोशनल हो जाते हैं बहुत। हाँ, पेशेंट इमोशनल, उसको सूडो बल्बर इफेक्ट भी हो जाता है और उसमें पेशेंट थोड़ा बिन बात पर थोड़ी बात करते ही रोना शुरू कर देता है। हाँ, राइट। एक्चुअल में अगर आपको स्ट्रोक बड़ा हो जाए तो आपके लिए वो लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाता है। आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। कल तक आप बाजार में घूम रहे होते हो और सब ज़िंदगी का भगवान का आशीर्वाद होता है, तो सब लुत्फ़ ले रहे होते हैं। आप पार्टी में जाते हो, घूमते हो फिरते हो, नॉर्मल ज़िंदगी है, गाना सुनते हो। स्ट्रोक आते ही सब ज़िंदगी एकदम बैक गियर लग जाता है, एकदम जो फास्ट फॉरवर्ड चल रही होती है। आप बेड बाउंड हो जाते हो, मिलने जुलने वाले भी महीने 2 महीने में आना छोड़ देते हैं और आपकी फैमिली भी आपका सपोर्ट करती है, केवल आप अकेला महसूस करते हो। जिस तरह पहले चलते थे उस तरह नहीं चल पा रहे हो, खाना खाने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है। तो पेशेंट के लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। सर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो गांव देहातों में ना सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, होती शहरों में भी है प्रॉब्लम, लेकिन इसको प्रॉब्लम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गांव देहातों में इसका इलाज कम कराया जाता है, इस पर झाड़ फूक ज़्यादा होता है। तो वो होता है मिर्गी, यानी कि सीजर, और अगर हम बात करें एपिलेप्सी, ऐसे केसेस जो होते हैं ये एक्चुअल में झाड़ फूक से क्या ये रिकवर हो पाते हैं? आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा चार साहब। इससे हम लोग भी बहुत व्यथित हैं और गांव देहात में जिस मरीज को दौरा और मिर्गी पड़ जाता है, पहले उसे बाबा लोग देखते हैं, फिर उसके बाद भगत देखते हैं, फिर झाड़ फूक होती है, फिर जादू टोना होता है। उसी में उसके 6 महीने, साल, 2 साल ख़राब कर देते हैं और कई बार चोट लग जाती है, लड़कियां जल जाती हैं और फिर वो प्रॉपर डॉक्टरी ट्रीटमेंट में आ पाती हैं। उससे उनका कोई रोल नहीं है। वो तो आजकल प्रॉपर मेडिकेशन, जांच पड़ताल, और उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इसमें तो सर प्याज भी सुंघा देते हैं और कई लोग जूता सुंघाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं कि ये कहीं पर भी लॉजिक है इसका? इनका कोई लॉजिक नहीं है। बेसिकली सल्फर, जो प्याज होती है उसमें सल्फर होता है उसके फ्यूम्स में, ठीक है। तो जिसको सूडो सीजर हो सकता है, नकली दौरा, कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है, उसमें नाक में इरिटेशन होने से कोई पेशेंट जाग सकता था, या जूते में बदबू हो तो उससे सूंघ सकता है। पर ये भ्रांतियाँ हमारे समाज में चल रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे ये कम होंगी। सर ये जो सीजर अटैक होता है बेसिकली मिर्गी का दौरा, खेलते खेलते भी आ जाता है और रोड पे चलते भी ये प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, तो क्या सबसे पहली जो फर्स्ट एड होती है वो क्या अपनानी चाहिए एक नॉर्मल चलने वाले इंसान को भी? कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पेशेंट को ज़मीन पे लिटा दें। दूसरी बात है
उसे करवट से दिलाएं जिससे कि बलगम और थूक उसके फेफड़ों में नहीं जाए। ठीक है। तीसरी चीज़ है उसको एयरवे मिलें ताकि उसको हवा जा सके, आसपास लोगों को हटाएं, हवा आन दें और उसका मुंह खुला हो, नाक में हवा जा सके, मुंह से हवा जा सके। उसके कपड़े ढीले करें, जूते उतारें और हेल्प के लिए कॉल करें। इसमें झाग क्यों आता है सर मुंह से? बहुत केसेस में झाग आता है। बहुत सारे केसेस में झाग आता है कि नॉर्मली क्या होता है कि आप स्वेलो करते रहते हैं अपने सिक्रीशंस वगैरह को, इसमें सिक्रीशन अंदर नहीं जाकर बाहर आ जाती है। तो अगर किसी को पहली बार अगर मिर्गी का दौरा आ रहा है तो वहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? सबसे पहली बात है बच्चे को नीचे, मतलब बच्चा या एडल्ट को ज़मीन पे लेटाल देना चाहिए। जो मैंने बताया आपको भी, सबसे पहले है कि उसके कपड़े ढीले करें, करवट से दिलाएं और उसके मुंह में ज़बरदस्ती कोई चीज़ को ना वो ठूसें जिससे कि उसके दांत टूट जाए। नॉर्मली कोई चीज़ फंसानी भी होती है तो रबड़ का गुटका फंस सकता है जिससे कि उसकी जीभ ना कटे। ठीक है। और अपने लोग उंगली डाल देते हैं तो उंगली कट जाती है। और दौरे को थमने का इंतज़ार करें, ज़बरदस्ती उसके हाथ पैर दाबने से और ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर दौरा नहीं रुक रहा हो तो अर्जेंटली डॉक्टर के जाने का भी प्रयास कर सकते हैं। ओके। ज़मीन पे लेटाएं, करवट से रखें, हवा आने दें, जूते मोजे उतारें, कोई उल्टा सीधा कार्य न करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट। एक इसमें मिडास नेज़ल स्प्रे भी होता है जो तो नॉर्मली किसी घर में तो होगा नहीं जब तक कि वो दौरे का प्रायर पेशेंट नहीं है। तो घर पे फर्स्ट एड के लिए मिडास नेज़ल स्प्रे भी नाक में दिया जा सकता है। वो डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। जो पेशेंटों को अक्सर दौरे आते हैं तो घर पे फर्स्ट एड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइन। लेकिन वो हमेशा सेकंड टाइम में ही होगा, फर्स्ट टाइम में तो उसके पास होगा ही नहीं। ठीक है। अगर किसी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम है जो लंबे समय से चल रहा है और हो सकता है शायद इस पॉडकास्ट को देख करके उनको ये अवेयरनेस आए कि कैसे इलाज होना चाहिए, तो क्या अब वो रिकवरी हो सकती है? ये तो बहुत ही कॉमन है। 5 साल 10 साल पुराने पेशेंट हम लोगों की क्लिनिक में रोज ही आते रहते हैं। और पहले तो जो पेशेंट जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, स्पेशलिस्ट हो, चीज़ को समझता हो, दौरे में उसका इंटरेस्ट हो, आपकी प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी की इमेजिंग हो, अच्छा ईजी हो और वो आदमी का एपिलेप्सी में इंटरेस्ट हो, तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रह सकता है। ओके। नींद में आता है सर? हाँ, नींद में आ जाता है दौरा। तो उस सिचुएशन में, क्योंकि तब तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। नॉर्मली ऐसा होता है जब पेशेंट को रात में नींद में दौरा आता है, उसमें आवाज़ निकलती है, वो हिलता है तो बिस्तर हिलता है तो घर वाले जग जाते हैं। ओके। और घर वाले जग के उसको फिर उसको हेल्प कर देते हैं पेशेंट की। काफ़ी कॉमन है इंडिया में। और जो बहुत ही हायर सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि आदमी अकेला सोता है या हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं तो वो लोग हेल्प कर लेते हैं। कोई आदमी अकेला हो तो ऑब्वियसली नहीं मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम, वो आगरा से बाहर गया हुआ है या अपने शहर से बाहर है और अकेला होटल में सो रहा है तो ऑब्वियसली कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं है। ओके, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में कितने चांसेस होते हैं कि मतलब क्या ये डेथ तक पहुंचा सकता है? ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है? हाँ, एक सडन डेथ एपिलेप्सी में एक सिंड्रोम डिस्क्राइब्ड है, हो सकती है, पर बहुत रेयर है। बहुत रेयर है। अगर किसी को अचानक अकेले में भी आ रहा है तो ये कितने टाइम में अपने आप धीरे धीरे सही होता है? नॉर्मली 5 से 10 मिनट में अधिकतर पेशेंटों में दौरा थम जाता है। सर, अगर हम बात करें एपिलेप्सी की तो, या मिर्गी की हम सीधे बात करें तो, एक मिर्गी के मरीज़ को उसकी पूरी लाइफ जीने के लिए अगर मेडिकेशन प्रॉपर ले रहा है तो वो शादी और इस तरीके की लाइफ जी सकता है? बिल्कुल साहब। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने ज़िंदगी दुनिया में नाम कमाया है। मैं तो किसी का नाम या पॉडकास्ट में नहीं सकता, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। बहुत फेमस लोग एपिलेप्सी के संग बहुत कुछ ज़िंदगी में अचीव किया है और बहुत कुछ नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मेरी अपने ही अनुभव में हज़ारों मरीज एक नॉर्मल लाइफ जी कर रहे हैं। जो परेशान थे वो ठीक हैं। बहुत लड़कियों की शादी हो गई, वो अपने बच्चों के संग भी हम सब मिलने आती हैं, थैंक यू कहने आती हैं। ओके। तो नॉर्मल जीने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले से नई नई दवाएं आ गई हैं, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स कंपैरेटिवली कम हो गए। आने वाले बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम? कुछ दवाएं प्रेगनेंसी में मना है। ओके। तो वो दवाएं प्रेगनेंसी में जो भी जानकार डॉक्टर हैं उसे अवॉइड करते हैं। जो प्रेगनेंसी के लिए प्रिस्क्राइब्ड वर्ल्ड वाइड वही दवा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके। अगर मतलब किसी को, फॉर एग्जांपल मदर को नहीं, फादर को ये प्रॉब्लम है, हाँ। और उसके बाद शादी के बाद वो बच्चा प्लान करते हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम बच्चे में जा सकती है? हाँ, जेनेटिक का कुछ कंपोनेंट होता है। कुछ पेशेंट्स की हिस्ट्री होती है कि इनकी बुआ को तो इनके फादर को है। और ज़रूरी नहीं है कि 100% पेनिट्रेंस हो कि फादर को जिस बच्चे को आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्किप जनरेशन भी हो जाती है, स्किप बच्चा भी हो जाता है, उसमें कोई स्किप हो जाता है बहुत से पेशेंटों में। ओके। तो क्या एक मिर्गी का पेशेंट कार ड्राइव कर सकता है? हाँ, मिर्गी का पेशेंट कार ड्राइव कर सकता है, बशर्ते उसके लंबे समय से वो उसका दौरा कंट्रोल होना चाहिए, उसको दवा टाइम पे ले लेनी चाहिए। फिर भी हम बाय एंड लार्ज कहते हैं सबको कि हज़ार्डस ऑक्यूपेशन में कभी नहीं रहना चाहिए। जैसे बहुत ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ के पेंट करना, काम करना, या पेड़, नदी, कुआं, तालाब, पोखर से दूर रहें। स्विमिंग नहीं करनी चाहिए अकेले कभी, वैसे स्विमिंग को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें स्ट्रेस पड़ता है। नहीं, स्विमिंग में ऐसा मानते हैं कि अगर स्विमिंग करते में आपको दौरा आ जाए
तो आप अपने आप को तो बचा नहीं पाएंगे, और जो लाइफ गार्ड भी होगा उसके लिए आसान नहीं होता किसी को निकाल के लाना। अब वो जब आसान होता है जब आपकी बॉडी भी संग में संग हो, आप अकड़ रहे हैं, बॉडी ऐंठ रही है, तो स्विमिंग तो अवॉइड करनी चाहिए। सर एक लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझाओ कि जो मिर्गी का दौरा है ये बेसिकली ये प्रॉब्लम आती क्यों है? ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, नसों में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, तो ब्रेन में जो 100 करोड़ तार हैं उसके जो तार दले हुए हैं, कहीं पे कोई नोडस बन गया या नाइडस बन गया, या उसमें कोई फोकल डिस्टर्बेंस आ जाता है जिससे वहाँ छोटे छोटे करंट्स बन जाते हैं, और जब वो करंट्स गोल गोल घूम कर ज़्यादा बड़ा रूप ले लेते हैं तो वो जैसे कि ट्रांसफार्मर पे ब्लास्ट हो जाता है, ऐसी ब्रेन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिविटी का ब्लास्ट हो जाता है, जो कि फ्लो डाउन करके बॉडी में अकड़न और ये हाथ पैर कंपन का रूप ले लेती है। राइट। तो अगर एक मिर्गी पेशेंट है, ऐसा कोई पेशेंट आपके पास में, आपके साथ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो अभी एकदम बढ़िया है और लाइफ अच्छी जी रहे हैं, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना एक दो चाहें? तो नहीं, हज़ारों की संख्या में। ओके, हज़ारों कोई की आपके दिल के करीब हो बिल्कुल कि नहीं इससे आप बहुत खुश हुए हो? एक लड़की थी, बहुत ही रोती हुई आई थी, उसके फादर भी बहुत रो रहे थे, कई वर्ष पहले की बात है, जो दिल को छू गई बात आपने कही जी। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, 20-30 जगह इलाज करा चुका था, जादू टोना डॉक्टर सब बदल चुका था वो। और वो लड़की का उसने स्कूल भी छोड़वा दिया था, और वो लड़की का वजन भी 30-35 किलो रह गया था, खाना भी नहीं खाती थी, उदास थी। उसको इमेजिंग हुई, ईजी वगैरह हुआ, उसका ट्रीटमेंट सेट हुआ, उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसे 15 दिन तक दौरा नहीं आया। पहले 15 दिन की दवा दी, फिर वो अगली बार 1 महीने दवा ले गया तो और खुश था, उसका वजन भी बढ़ा, उसकी लाइफ भी नॉर्मल हुई, उसने पढ़ना लिखना भी आगे थोड़ा थोड़ा शुरू किया, कुछ वर्ष बाद उसकी शादी भी हो गई। तो वो तो बच्चा आता रहता था और उसको देख के इतनी खुशी होती थी, और ख़ास तौर से बच्ची इतनी परेशान आई थी कि उसकी एक चित्र मेरे दिमाग में आज तक छपा हुआ है। यानी कि कोई भी अगर किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो वो नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकते हैं, इसको लेकर के इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रॉपर मेडिकेशन लो, अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन लो, अच्छी इलाज अपना करा लो। और एक और प्रॉब्लम इंडिया में, इंडिया में आदमी ठीक होते दवा छोड़ देता है, ये एक खासियत है जी। तो दवा वो जल्दी से जल्दी प्रयास करता है, खुद ही एक्सपेरिमेंट करता है, सीधे 100 से 0 कर देता है दवा, आज पूरी डोज खा रहा है, कल 0 कर देता है, तो 4-5 दिन बाद वो दौरा आ जाता है। कितने टाइम तक सर इसकी दवाई चलती है? नॉर्मली 3 ईयर्स तो चलती है 3 साल नॉर्मली। और कम ज़्यादा पेशेंट की बीमारी, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस एंड फैक्टर्स उसमें मतलब कितने टाइम बाद दौरा आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, और उसकी पास हिस्ट्री क्या है, कितने पहले आ चुके हैं, फैमिली हिस्ट्री है, ब्रेन में स्ट्रक्चरल लीजन है, बहुत सारे फैक्टर, मल्टी वेरिएट मल्टी फैक्टोरियल चीज़ें है। सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि अगर किसी के साथ, किसी की फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है तो बाबा वगैरह इन सबसे बचो, आप सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो, और जाकर के मैं तो कहूँगा कि सर के पास आइए, बेस्ट डॉक्टर हैं आइए कंसल्ट कीजिए, अच्छा मेडिकेशन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सको, और दूसरे बंदे को भी आप अगर किसी को देख रहे हो तो प्लीज़ कंसल्ट करो कि जाकर के किसी डॉक्टर से दिखा लो भाई, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए। सर GBS क्या है? गुआबारे सिंड्रोम है, इसे AIDP भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को पहले फीवर या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या डायरिया इस तरह का कोई इलनेस होती है, तो वो तो इलनेस का ठीक हो जाता है, तो हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन से लड़ाई करने के लिए एक इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करती है। वो इम्यून रिस्पॉन्स उस बीमारी को तो सही करता है, लेकिन वो मिसडायरेक्ट होकर अपनी नसों पे भी अटैक कर देता है। नसों के ऊपर जो रबड़ छड़ी होती है, जैसे समझते हैं आप कॉपर के वायर पर रबड़ छड़ी है, उस माइलिन शीट पे अटैक कर देता है, और माइलिन शीट हट जाती है, उसमें छेद हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं कॉमन लैंग्वेज में कहने के लिए, और करंट लीक कर जाता है। उससे मांसपेशियों में करंट नहीं पहुंचता और मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, और पेशेंट की बॉडी में वीकनेस आ जाती है। यूजुअली स्टार्टिंग 80% पेशेंटों में पैरों से होती है, फिर वो असेंड करके ऊपर आ जाती है हाथों में और फेफड़ों में, कि मतलब सांस की नली पे आ जाती है और फिर गले में आ जाती है। तो इस कंडीशन में ऐसा भी सुना जाता है कि पेशेंट चलना भूल जाता है? चलना भूल नहीं जाता, वो चल ही नहीं पाता, उसकी मसल में स्ट्रेंथ ही नहीं होती, ऊपर से करंट ही नहीं है। हाँ, ओके, यानी कि उसके शरीर में उतनी ताकत ही नहीं बची है कि वो पैर जैसे आगे कि बढ़ाए। आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलती है आपकी, राइट। इसी तरह आपकी नसों में करंट नहीं आ रहा है तो आपकी मांसपेशियां नहीं चलती। राइट। सर ये अचानक क्यों आता है, क्योंकि ये केसेस तो अचानक वाले ही हैं। बिल्कुल अचानक तो नहीं होता, लेकिन यूजुअली 1, 2, 3, 4, 7, 10 दिन का समय लगता है। ठीक है। कुछ पेशेंट फास्ट होते हैं जिनमें 2-3 दिन में फुल पैरालिसिस हो जाती है, कुछ में 10-15 दिन का समय मिलता है। बहुत हाइपर एक्यूट GBS तो नहीं होती, तो भी शक पैदा हो जाता है कि GBS है कि नहीं है। ओके। नॉर्मली 2-3-4 दिन का तो एवोल्यूशन होता ही है। इसमें इसके सिम्टम्स, जी इसके सिम्टम्स सर क्या होते हैं? उसके हाथ पैर में झंझनाहट होती है, चलने में दिक्कत होती है, पहले पैर लड़खड़ाते हैं, फिर वो एक डंडा पकड़ता है या दीवार का सहारा लेता है, फिर वो उसे उठने में ज़मीन से दिक्कत होती है, 2-3 दिन में तकलीफ बढ़ रही होती है, फिर उसे अपने बिस्तर से नहीं उठ पाता है वो, और 3-4-5 दिन उसे लगता है कि मैं चलते हुए एक बार गिर जाता है, फिर वो चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता।
फिर उसे महसूस होता है कि तकलीफ बढ़ रही है, उसके हाथों में हल्की हल्की कमजोरी आ रही है। ओके सर, जैसे ये वाली जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो, क्या ये बच्चों के साथ भी पॉसिबल है? हाँ, बच्चों में जीबीएस हो सकती है, बहुत मरीज आते हैं जीबीएस बच्चों छोटे बच्चों में? जी, छोटे बच्चों में। क्योंकि पहले मैंने कई केस ऐसे देखे हैं जहाँ पहले बच्चा बहुत अच्छा हंस रहा था, दौड़ रहा था, खेल रहा था, सडनली वो उसके पैर बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए कि वो चल भी नहीं पा रहा है। हाँ, तो जैसे एडल्ट्स में ट्रीटमेंट हो जाता है, बच्चों का भी ट्रीटमेंट होकर वो ठीक हो जाते हैं। ओके, इसमें वैक्सीन या जो इन्फेक्शंस बेसिकली होते हैं वैक्सीन के केसेस में भी, क्या इसकी वजह से भी जीबीएस होने के चांसेस हैं? देखिए, वैक्सीन क्या करती है कि आप डेड एटेनुएटेड वायरस अपनी बॉडी में लगाते हैं और अपनी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट कराते हैं, और उस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से आपको परमानेंट मेमोरी से ब्रेन जो अपने जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो आपको एक इम्यूनिटी देती हैं। तो जब भी बॉडी में कोई भी आप इम्यून रिस्पॉन्स जगाते हैं तो कभी 10,000 में एक, 1 लाख में एक, 10 लाख में एक मरीज में ऐसा हो सकता है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स आपकी बॉडी को अटैक कर दे। ओके, तो उल्टा आ जाए। हाँ, उल्टा आ जाए। तो ऐसा रेयर केसों में, बहुत रेयर केसों में हो जाता है, पर वैक्सीन के फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है, इसीलिए वर्ल्ड वाइड वैक्सीन चल रही है। ओके, ये अच्छे से पूरी तरह ठीक हो जाता है? बहुत अच्छा ठीक हो जाता है, बहुत अच्छी 80% पेशेंट बहुत अच्छा ठीक हो जाता है आराम से। ओके, सर लगभग कितने टाइम का इसमें मेडिकेशन चलता है कि इतने टाइम बाद? जो IVIG दवा है वो तो 5 ही दिन में पूरी हो जाती है, ठीक है, लेकिन रिकवरी में तो समय लगता है। वो भी सिवियरिटी है, पेशेंट टू पेशेंट इंडिविजुअल वेरिएशन है काफ़ी। सर एक और ऐसा पॉइंट आता है जो बहुत लोगों ने इसके बारे में शायद सुना भी नहीं होगा, ब्रेन फॉगिंग। जी जी। क्योंकि आपसे मेरा इस बारे में एक डिस्कशन हो रहा था, आपने मुझे ब्रेन फॉगिंग के बारे में कुछ समझाया था। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा ऑडियंस को भी ये चीज़ बताओ कि ब्रेन फॉगिंग है क्या? देखिए, ब्रेन फॉगिंग का मतलब है जैसे जो आदमी, से आप हैं चार साहब, बहुत बढ़िया आदमी है, आप दिन भर काम कर रहे हैं, 10 काम एक संग कर रहे हैं, इधर टेलीफोन का जवाब भी है, घर का भी जवाब है, और 10 काम एक संग चल रहे हैं। अचानक से आपकी डिसीजन लेने की क्षमता, सोचने की क्षमता, काम करने की क्षमता अचानक कम हो जाए तो उसे ब्रेन फॉगिंग बोलेंगे। जैसे आपको जाड़े थे, अभी धुंध आ गई, फॉग में आपको कम दिखाई देता है, ऐसी ब्रेन को भी कम काम करता है या कम दिखाई देता है। यूजुअली ऐसा जब होता है जब आप सीवियर स्ट्रेस में हो, आपको कोई ऑटो इम्यून टाइप का डिसऑर्डर हो, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो, आपको और कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाए, तो ब्रेन थोड़ा सा थक जाता है। आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते हो, जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपके शब्द मुंह में आके रह जाते हैं बीच बीच में, आप एक काम करते हो दूसरा काम भूल जाते हो। तो ये नेचुरल है। जैसे ही आपके जो स्ट्रेस हटेगा, आपकी छोटी मोटी बीमारी आई है संग में, या लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेस, अब आप लंबे समय हॉस्पिटल में रहे हो तो ब्रेन फॉग हो जाता है। वो चीज़ें हटेंगी तो ऑटोमेटिक आप दोबारा अपने पुराने फॉर्म में आ जाएंगे। कई बार सर ये भी होता है ना, जैसे आदमी बहुत लंबा जग लिया, घर में कुछ फंक्शन है या क्या है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार सो ही नहीं रहे हैं, रेस्ट नहीं दे रहे बॉडी को, उसके बाद ये सिचुएशन होने लगती है कि बोल भी नहीं पाते हैं। हाँ, सोचने की क्षमता बहुत वाकई में कम हो जाती है। हाँ, तो भाई जैसे आपने गाड़ी को, जैसे पहले गाड़ी थी आपकी और आप उसे दिल्ली जाते थे रास्ते में, तो बीच में से उसका इंजन कूल करते थे। तो हमारे इंजन को कूल करने का तरीका स्लीप है। आपका कंप्यूटर ओवरहीट ना हो जाए तो आप रात में सोते हैं, जिससे कि आप रिफ्रेश हो जाते हैं। अब आप 3-4 दिन लगातार नहीं सोओगे तो आपका इंजन हीट हो जाएगा, हीट हो जाएगा तो प्रॉपर काम नहीं करेगा। सर ये ड्राइविंग टाइम पे भी बहुत केसेस होते हैं, क्या वो भी ब्रेन फॉगिंग की वजह से कि आदमी को अचानक से नींद आ गई और ये सिचुएशन आई कि जो गाड़ी चलाने में जो एक्सीडेंट होते हैं वो नॉर्मली ऐसा होता है कि आदमी रात में ड्राइव कर रहा होता है। रात में 1 से 4 बजे का समय खासतौर से ऐसा होता है जब गहरी नींद आदमी को आ रही होती है और वो रजिस्ट नहीं कर पाता, सोचता है कि मैं बहुत सुपर ह्यूमन हूँ, मैं सोऊंगा नहीं, पर उसे झपकी आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। कितनी देर का? मेरे ख्याल से शायद कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का खेल होता है। हाँ, उतनी देर में ये सारा कुछ हो जाता है, सब उड़ जाता है। और चाहे हम कितना भी फोकस है कि नहीं मैं सोऊंगा नहीं, वो अचानक नींद आती है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि आदमी तो पूरे तरीके से एक्टिव है कि नहीं मैं सोऊंगा ही नहीं। बॉडी की सर्केडियन रिदम है। आप दिन भर जगे हुए थे, थका हुए थे, आपकी स्लीप की स्टेजेस होती हैं, उस टाइम आपकी बॉडी यूज्ड टू है सोने के लिए, आप सो सकते हैं। जैसे आपने बताया है कि कम सोने की वजह से या आदमी अच्छे से नींद नहीं ले रहा है दिन में और रात को ड्राइव कर रहा है, ऐसे केसेस में एक्सीडेंट हो जाते हैं। पावर नैप का रोल है इसमें कि अगर मैं दिन में एक मन किया मेरा कहीं पर कि मैं थोड़ी देर सो गया, या रात को ड्राइव करते हुए, आपने बोला 1 से 4 के बीच में ज़्यादातर केसेस होते हैं, मैंने 1 बजे या 2 बजे जब हल्का सा झटका लग रहा है कि नींद आएगी, गाड़ी साइड में लगाई, मैं 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा सो लिया और फिर मैंने ड्राइव किया, तो पावर नैप कैसे रोल निभाएगा सर इसमें? इसमें साहब मैं आपसे थोड़ा सा वो करूँगा सजेशन कि ये पावर नैप और नाइट ड्राइविंग से पावर नैप को लिंक ना करेंगे तो हमारा फ़ायदा रहेगा। ओके, ठीक है। पावर नैप तो दिन के लिए है, जैसे कि आपने पिक्चर थी 3 इडियट्स उसमें देखा था, शाहिद बुद्धे साहब, ये जो रोल बोमानी साहब, हाँ, जो बोमानी साहब ने निभाया था कि वो प्रोफेसर थे और दिन में कुछ मिनटों की पावर नैप ले लेते थे। तो आप ह्यूमन माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे दिन में जो लोग बहुत बिजी हैं, उन्होंने लंच किया, लंच के बाद 10 मिनट 20 मिनट के लिए वो लेट लिए, रिलैक्स कर लिए,
उसमें एक झपकी लग गई जिसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, और उसमें वो रिफ्रेश हो गए। वहाँ तो वो पावर नैप काम की चीज़ है, रात की ड्राइविंग के लिए पावर नैप को नहीं काम करेगा। को एक्सक्यूज़ करते हैं। सर एक कॉमन प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, रात को नींद लेट आती है, तो उसकी वजह से पूरी दिनचर्या खराब होती है। आपका सजेशन क्या है कि एक बेटर स्लीप साइकिल कैसे बनानी चाहिए और किस तरीके से आदमी को अपनी पूरी दिनचर्या को मैनेज करना चाहिए? देखिए, जो आदमी की स्लीप साइकिल, और जैसे स्लीप बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, आपकी नींद कैसी है, ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन है आपकी मेंटल हेल्थ का। अगर आप रियल में मेंटल में स्वस्थ होंगे, अंदर से खुश होंगे, सब कुछ ठीक चल रहा होगा, तो 90% प्रोबेबिलिटी कि आपकी नींद ठीक चलनी चाहिए। ठीक है। अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, ज़िंदगी में बहुत तनाव है, आपने ओवरलोड कर लिया है, तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है। आप खुद को अंदर से झांक के देखिए कि दिक्कत आपने कहाँ पैदा कर दी है, ओके। और उसको सॉर्ट आउट करिए। वो सॉर्ट आउट होगी तो नींद अपने आप ठीक होगी। रोज़ सुबह शाम 10 मिनट आप मंदिर जाओ, 10 मिनट पूजा करो, थोड़ा योगा करो, एक्सरसाइज करो, थोड़े भजन सुनो, एक आध दो बढ़िया सा टीवी शो देखो जिसमें लाफ्टर है, कपिल शर्मा फॉर एग्जाम्पल, लाइट हार्टेड, थोड़े लाइट हार्टेड, तो ऑटोमेटिक ज़िंदगी लाइट रहेगी, तो स्लीप बढ़िया रहेगी। ओके। बहुत लोगों को सोते सोते ना सपने आते हैं, और कई लोग उसमें बहुत ज़्यादा बड़बड़ाते हैं। हाँ, ऐसे सपने क्यों आते हैं सर? ये सब भगवान ने बनाया है, स्लीप साइकिल होती है, हाँ। है ना। उसमें NREM रैम होता है, फिर जो NREM उसकी N1 2 3 होती हैं, फिर रैम स्लीप होती है। तो उसमें अलग अलग की अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग भगवान ने सिस्टम बनाया है। एक साइकिल जो है 90 से 110 मिनट के बीच की रहती है, और ऐसी 4 से 6 साइकिल एक रात में गुजरती हैं। ठीक है। तो बॉडी को रेस्ट देने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, मेमोरी बनाने के लिए, तो ये सब स्लीप साइकिल है। तो ज़्यादातर इसमें जैसे मैंने सुना है कि इसमें डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो कि 50% अभी करीब रहनी चाहिए, तो आपकी बॉडी ज़्यादा रिलैक्स करती है आपके लिए, है ना। तो वो जो डीप स्लीप आपको रहेगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जो कि आपको लगभग मेरे ख्याल से वही 3 बजे के आसपास का टाइम होता होगा, जिस टाइम पे आदमी को अच्छी डीप स्लीप आती है। वो साइकिल में चलती रहती है एक्चुअल में। ओके। एक्चुअल में वैसे एक साइकिल 110-10 मिनट की चल रही है, तो हर बार आदमी हर स्टेज से गुजरता है, धीरे धीरे NREM बढ़ जाएगी। ओके। जिसे आप डीप स्लीप कह रहे हैं कि डीप स्लीप बढ़ जाएगी, तो वो N3 स्टेज होती है। और वैसे नॉर्मली जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है तो रैम स्लीप बढ़ जाती है। अच्छा। एक्चुअल में आपकी सारा ही क्वालिटी बढ़िया हो तो आपकी स्लीप बढ़िया होती है एक्चुअल में। स्लीप, जैसे कि आपका बच्चा बीमार है, आपके पेरेंट्स बीमार है, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया है, या और कोई स्ट्रेस हो गया है, कोई केस हो गया है, कोई बात हो गई है, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी बेसिकली। आपका सबकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब है आपको, तो स्लीप इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। यानी कि इसीलिए जैसे घर में कोई बीमार है ना, तो अपने आप आँख खुलती रहती है बीच बीच में, आप प्रॉपर सो नहीं पाते हो। और इवन कई बार ऐसा भी होता है, हमें कहीं अगले दिन कहीं जाना है, घूमने जाना है, या उसको लेकर के बहुत एक्साइटेड है, तो या तो नींद आएगी ही नहीं, या ऑटोमेटिकली आपने अलार्म से पहले जग जाओगे, क्योंकि उससे पहले अलार्म लगाया जाता है कि नहीं मुझे 4:30 बजे उठ के और रेडी होकर निकलना है, तो आप 4:30 से पहले ही आँख खुल जाती है। बॉडी में भी बॉडी क्लॉक और टाइमर लगा के भगवान ने भेजा है, हाँ, तो उसके अंदर भी सब चीज़ चलती रहती है। ओके, फाइन। सर, सबकॉन्शियस को आप कितना मानते हैं? सबकॉन्शियस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना, जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्लास में जब आप बर्फ़ डालते हैं तो बर्फ़ उसकी सतह के करीब करीब तैरती है। Correct. तो आप देखेंगे बहुत गौर से, अगर साइंस में देखेंगे तो वो 1/10 ऊपर है और 9/10 नीचे है। तो आपका 1/10 का समझिए आप कॉन्शियस माइंड है, और 9/10 अनकॉन्शियस माइंड है आपका। तो अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर चर्न चलती रहती है, आप सोच विचार चलता रहता है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग्स चलती रहती हैं, और फिर वो मैनिफेस्ट आपके वोकल एरिया में करती हैं या अदरवाइज करती हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है सर, सबकॉन्शियस माइंड को अगर सिग्नल दें, आज की डेट में बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि आप सबकॉन्शियस को सिग्नल दो तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी। सबकॉन्शियस को सिग्नल देने से देखिए ट्यूमर ठीक नहीं हो सकता। सबकॉन्शियस माइंड का सिग्नल देने का मतलब है कि आप अपनी सोच सही रखें, अपने विचार सही रखें, अपनी दिनचर्या ठीक रखें, तो आपको नेचुरली उससे आउटपुट अच्छा निकलेगा। आपको विल पावर मिलेगी बेसिकली। आपको विल पावर मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, सही डायरेक्शन मिलेगा आपको। ये सर, इसको ट्रेन करने का तरीका क्या है, अपने ब्रेन को हम सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकें? क्योंकि हमारे 2 पार्ट हैं ब्रेन के, एक तो अभी जैसे हम बैठे हैं तो ये चल रहा है, और एक कहीं बैक में जो चल रहा है दैट इज़ आवर सबकॉन्शियस। ओके, तो उसको हम कैसे ट्रेन करें कि सो दैट हम फोकस कर पाएँ अपनी लाइफ पर? जैसे कि आप संतों की वाणी सुने जी। जब आप अच्छा ग्रहण करेंगे, जो ऊपर से कॉन्शियस से ही सबकॉन्शियस में जा रहा है, और सबकॉन्शियस से ही कॉन्शियस में आ रहा है। जब ऊपर से अच्छा जाएगा तो अंदर अच्छा जमेगा, और उसी में से घुल के जब वापस आएगा तो आपके पास अच्छा आएगा। राइट। तो जब आप अच्छे विचार रखेंगे तो आपके कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक शुद्ध होता जाएगा। विचार खराब रखेंगे, खराब चाल चलन रखेंगे, तो वो डिस्टर्बेंस आ जाएगी, उसमें एरर आ जाएगा सिस्टम में आपके।
तो जो आप डालेंगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। सर मैं एक चीज़ और बहुत देखता हूँ कि कई बार हम लोग फॉर एग्जांपल मन किया कि एक नई कार खरीदनी है, जिस कार का मूड होगा वो कार हमें सबसे ज़्यादा दिखने लगती है रोड पर, है ना। और कई बार ये सीरीज़ में होता है कि नंबर्स भी दिखते हैं बहुत लोगों को, तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्योंकि ये सारा कुछ कहीं ना कहीं ब्रेन से ही हो रहा है। इसका जवाब है साइंटिफिक, बहुत अच्छा जवाब है। द आई कैन सी ओनली व्हाट द माइंड नोस। ओके। है ना, जैसे कि आप किसी आदमी को बताएं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये सूट है या आपकी ये चीज़ है, ये घड़ी है फॉर एग्जांपल कोई कीमती भी आती है, कम कीमती भी आती है, तो जिसको मालूम है ब्रेन में कि ये घड़ी कीमती है या ज़्यादा रेयर है, वही समझ सकता है। तो जब आपने कोई गाड़ी पसंद कर ली तो आपका ब्रेन उसके लिए सेंसिटाइज हो गया। तो जब ब्रेन सेंसिटाइज हो गया तो आई तो केवल एक सिस्टम है रोशनी को ब्रेन तक पहुंचाना, देखता तो अंदर ब्रेन ही है एक्चुअली। यहाँ से तो लेंस लगाए और लेंस पर्दे जाके रोशनी ब्रेन में जाती है। ओके। तो ऑब्वियसली का परसेप्शन बन जाता है आपका। इसलिए हमें वो चीज़ बार बार दिखने लग जाती है, और इसी तरीके से वो मैनिफेस्ट भी होती है, क्योंकि जब हमें वो दिख रही है तो हमारे लिए उसके लिए हम सोचने लग जाते हैं और कोशिश करते हैं कि नहीं इसको लेना भी है अब। जी। तो मेहनत बढ़ जाती है, मेहनत से फिर वो काम बन जाते हैं। इस तरीके से सबकॉन्शियस काम करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये तो कॉन्शियस ही है, बिल्कुल आप कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं उसे पाने के लिए। हाँ, सब कॉन्शियस माइंड तो ये है कि जैसे आपके से बहुत दूर है वो, या तो गाड़ी, जैसे आप पैसे तो आप 1000 हैं और गाड़ी 10 लाख की है, तो सब कॉन्शियस माइंड काम करेगा। आपके पास 9 लाख रुपए हैं और 10 लाख की गाड़ी लेनी है, तो ये कॉन्शियस माइंड ही उसको अरेंजमेंट कर देगा उसका। राइट। सब कॉन्शियस माइंड तो बहुत धीरे धीरे काम करता है, आपको विकसित करेगा, आपको डायरेक्शन में ले जाएगा। इस तरह से इन्वेस्टमेंट करो, इस तरह से कैरियर प्रोग्रेस करो, इस तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो। वो थॉट्स देना स्टार्ट कर देगा, थॉट देना स्टार्ट करेगा, आइडिया देना स्टार्ट करेगा। ओके फाइन। सर एक टर्म था जिसको लेकर के मैं बात करना चाह रहा था, दैट इज EEG। सर EEG क्या है सर? ये इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम है। जैसे कि ECG होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्रेन की हार्ट की आप पट्टी निकालते हैं जब आपको हार्ट अटैक फील होता है या कोई दिल में दिक्कत महसूस है। इस तरह ब्रेन की चाल को देखने की जो वर्ड है वो है EEG, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। उसमें कई सारे इलेक्ट्रोड ब्रेन में लगाए जाते हैं, उसका एक सिस्टम है और रिकॉर्डिंग करी जाती है। और कोई भी बिल्कुल नॉन इन्वेजिव होती है, पेशेंट को इसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई सुई नहीं चुभती, और अधिकतर पेशेंटों में आसानी से हो जाती है। और ये बहुत एपिलेप्सी में बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे ICU में, ब्रेन डेथ और बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, ब्रेन स्लोइंग, ये सब। पर मुख्य जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो यूज़ है वो एपिलेप्सी में है। ओके। इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे सर? एक तो जैसे किसी में पेशेंट में आपको हिस्टीरिया और इसका शक है ना, किसी पेशेंट के पास उसका वीडियो भी नहीं है और मालूम पड़ा कि आपने उसका EG किया और क्लियर कट एबनॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको एपिलेप्सी है। आप इमेजिंग कराइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिए, रिस्पॉन्स आ जाएगा, है ना। और कोई पेशेंट बार बार बता रहा है दौरे आ रहे हैं और आपने एक EG से 2-3 EG की ईट ज़्यादा होती है, और रिपीटेड EG भी नॉर्मल है, या 24 आवर वीडियो EG भी आपका नॉर्मल है, और आपकी इमेजिंग वगैरह भी नॉर्मल है, आप डिटेल्स देखो, हो सकता है आपको सूडोसीजर पकड़ लें, है ना। ये EG को एपिलेप्सी की डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए बहुत यूज़फुल है। और ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट में बहुत यूज़फुल है जिसमें कि हम लोग एपिलेप्सी सर्जरी की सोच रहे हैं। तो जो बहुत फाइन होता है वहाँ 24-48 आवर्स वीडियो EG वगैरह होता है, तो लोकलाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है लीजन की वो। ठीक है। तो इस तरह से EG का बहुत यूज़ है और एक अच्छी जांच है, पेशेंट के लिए नॉन इन्वेजिव है, दोबारा भी की जा सकती है ज़रूरत पड़ने पे, और इससे पेशेंट को कोई नुकसान भी नहीं होता। करंट केवल हम ब्रेन से पिकअप करते हैं सिग्नल और मशीनों से एम्पलीफाई करके दिखाती है, उसका एक सिस्टम है। हम रैपिड रिवर्स कोई करंट नहीं देते और पेशेंट को कोई हार्मफुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। मैं एक्चुअली बहुत इसको जब पढ़ रहा था बिफोर पॉडकास्ट, मैं थोड़ा तैयारी कर रहा था, तब मैंने ये 2 टर्म्स सुने थे। एक तो EEG जिस पर मैंने पूछा, एक NCB है। NCS बोलते हैं उन्हें, NCS तो नर्व कंडक्शन स्टडीज़। नर्व कंडक्शन स्टडीज़, जैसे कि आपके घर में कोई वायरिंग में डिफेक्ट आ जाता है तो पहले ज़माने में इलेक्ट्रीशियन 2 तार लेके आता था बल्ब लगा के, और फिर जगह जगह लगा के देखता था टेस्टर से क्या कहाँ। बिल्कुल। तो NCS को आप उसका ही एक फॉर्म है, मशीन के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नर्व को देते हैं। जैसे हमने स्टिमुलेट किया बाजू में और रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड हाथ के पंजे पे लगाए, तो उसमें से जिस प्रकार की वेव पैटर्न्स हैं वो एक इसका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। एक स्टैंडर्ड लैब्स में हज़ारों लाखों मरीजों का एक डाटा है कि ये नॉर्मल रेंज में रहती हैं। जो भी चीज़ उस रेंज के बाहर होती है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये बीमारियां, इसमें नस में करंट सही से तरीके से नहीं चल रहा है, और उससे हमें बीमारी के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिल जाती है। और ख़ास तौर से न्यूरोपैथी, जैसे आपने पहले नाम दिया था एक GBS, इस बीमारी में कंडक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। और ये बहुत ही अच्छी जाँच है, थोड़ा सा करंट लेके करनी पड़ती है, हज़ारों मरीजों की हो चुकी है, ऐसी कोई वो नहीं है
कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है या पेशेंट को नुकसान कर जाती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत सी बीमारियों में ये बहुत डायग्नोस्टिक है, अच्छी जांच है। ओके सर, डिमेंशिया एक टर्म आता है जहाँ पर ये डिमेंशिया और अल्जाइमर सेम है? हाँ, डिमेंशिया तो सबसे ब्रॉडेस्ट टर्म है, अल्जाइमर्स उसका एक सब रूप है। ओके, बहुत तरह का डिमेंशिया हो सकता है, तरह तरह का, पर उसमें से जो सबसे कॉमन नाम है वो अल्जाइमर्स है। अल्जाइमर्स मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ डिमेंशिया। जी जी ओके, तो अल्जाइमर्स में बेसिकली होता है कि ज़्यादातर बड़े बुजुर्गों के साथ ही होता है कि वो रास्ता भूल जाते हैं, जी। अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये डिमेंशिया का एक पार्ट आप जैसे बता रहे हैं, तो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया तक पहुंचने का जो रास्ता है, इस बीच में हमें पहला ट्रिगर जो पॉइंट दिखेगा, हम कैसे पहचानेंगे उसको? वो है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ों में गड़बड़ हो जाना। ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है अधिकतर जगह है, और साइड सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बच्चे आपकी केयर टेक करते हैं। आप पहला बिजली का बिल आप समय के संग पैसे का हिसाब नहीं रखते, बच्चे सब लोग देख रहे होते हैं। तो इंडिया में जो डिमेंशिया का मरीज डॉक्टर्स पे आता है, छोटी मोटी चीज़ को हम कहते हैं बुजुर्ग आदमी है, वैसे ही भूल गया। इसके मुकाबले विदेशों में जो बुजुर्ग आदमी है वो अकेले रहता है, जैसे ही वो गाड़ी से रास्ता भूलता है, गाड़ी लॉक करना भूल जाता है, घर की बिजली चलाना भूल जाता है, बिजली बिल जमा करना भूल जाता है, बिजली कटने की नौबत आ जाती है, टेलीफोन भूल जाता है, कहीं रास्ता भूल जाता है, तो तुरंत पकड़ाई में आ जाता है, तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके मुकाबले इंडिया में साइड सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि डिमेंशिया के अधिकतर पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर, जब काफ़ी तकलीफ बढ़ जाती है, जब ये आते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा उसका ये डिमेंशिया इरिवर्सिबली होता है यूजुअली, अगर एक्चुअल में डायग्नोज डिमेंशिया है तो गाड़ी बैक बहुत मुश्किल से होती है। ओके, आप फर्दर प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं उसका। ओके, यानी कि इसका दोबारा से रिकवर प्रॉपर नहीं होगा, जैसे आप आगे पे ध्यान देना है जैसे कि आपको। आप ट्रेन से आगरा से दिल्ली जा रहे हैं और आप मथुरा पहुंच गए हैं, तो मथुरा से वापस गाड़ी आगरा नहीं आएगी, मथुरा से आगे की गाड़ी है वो दवा से और आपकी इंटरवेंशन स्लो हो जाएगी, उसकी पेस स्लो हो जाएगी। ये ओके, नॉर्मली हम जैसे होता है कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ, मैंने गाड़ी लॉक करी, रास्ते में मुझे याद आया मैंने लॉक किया था कि नहीं किया था। कई बार ऐसी चीज़ें होती है, कई बार हम घर से चले जाते हैं तो ध्यान नहीं रहता कि हमने गैस बंद की थी कि नहीं की थी, उसको लेकर के मन में थॉट्स आते हैं। ये डिमेंशिया के पार्ट है? नहीं, ये कॉमन है? नॉर्मल लाइफ में कॉमन। आदमी मॉडर्न लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, 5 काम एक संग कर रहा है, आप ऑफिस का फ़ोन भी जवाब दे रहे हैं, जो फ्रेंड ने आपको बुलाया है उसका फ़ोन भी जवाब दे रहे हैं, आपको देर हो गई है आने में, आपको अपने संग पॉकेट में मोबाइल भी रखना है और अपना रुमाल भी रखना है, पैसे भी रखने हैं, वॉलेट भी रखना है, बहुत सारी चीज़ें एक बहुत साथ सारी हो गई चीज़ें हैं। हैं, तो एक आध चीज़ स्लिप हो जाती है। तो डिमेंशिया में और इसमें बहुत फ़र्क यही है कि यहाँ पर ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात डिमेंशिया की खासियत है, एक तो यूजुअली ओल्ड एज में, दूसरी बात जो पेशेंट को एक्चुअल में डिमेंशिया होता है उसे मालूम ही नहीं होता कि वो भूल गया है। उसके तो संग वाले बताते हैं कि ऐसे सुबह ये बताया था, ये बात शाम को भूल गया, ये तो याद ही नहीं है, खाना खा के भूल गया, दोबारा खाना खा लिया इसने, कपड़े गलत पहन लिए हैं, गलत जगह टॉयलेट करने चला गया। तो डिमेंशिया के पेशेंट को तो अवेयरनेस ही नहीं होती कि वो ये गलत काम कर रहा है, वो तो कहता है सब ठीक है, वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहा है और एक्चुअल में वो चीज़ें गलत हो रही होती हैं। हाँ। फाइन सर, कैसे संभाला जाए एक डिमेंशिया के पेशेंट को? डिमेंशिया के पेशेंट को उसको तो समझ रहती ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो केयर गिवर और फैमिली का बहुत रोल इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंपैशनेट, प्यार से जेंटली इस पेशेंट को हैंडल करना होता है। गुस्सा, झल्ला, चिड़चिड़ेपन से कोई फ़ायदा नहीं होता। ओके, जैसे बच्चों ने, माँ बाप ने बच्चों को पाला होता है, ऐसी डिमेंशिया का पेशेंट भी एक बच्चा बन जाता है। तो पहले माँ बाप ने अपना फ़र्ज़ अदा किया होता है, तो बच्चों का फ़र्ज़ है कि अब उस छोटे बच्चे का जो बुजुर्ग के रूप में दिख रहा है उसको उसी तरह उसकी केयर टेक करना होता है। ओके, और सेम अल्जाइमर्स में भी यही सिचुएशन रहती है, आदमी वहाँ से शुरुआत होनी स्टार्ट हो जाती है बेसिकली, जैसा आपने बताया। हाँ। ओके, अगर डिमेंशिया की बात करते हैं तो डिमेंशिया के पेशेंट को क्या हम ब्रेन एक्सरसाइज के थ्रू रिकवर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं? आप जो एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे उसका ब्रेन अलर्ट रहेगा, आप बिल्कुल ही उसे छोड़ देंगे अकेला, कुछ नहीं करेंगे तो और धीरे धीरे प्रोग्रेशन बढ़ेगा। अगर अल्जाइमर्स आ गई है और सही में डायग्नोसिस सही है तो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन ब्रेन एक्सरसाइज, उसको मोबिलिटी मेंटेन करना, घुमाना फिराना, सही दवा दिलवाना और बाकी जो संग में एसोसिएटेड बीमारियां हैं उनका इलाज कराना और ब्रेन एक्सरसाइज, संग चेस खेलने का, चेस तो खैर बहुत मुश्किल से खेल पाएगा अगर एक्चुअल में डिमेंशिया है, तो ये एक्सरसाइज एक्टिव रखने से उसका लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर रहेगा, बशर्ते कि आप बिल्कुल ही इनएक्टिविटी में छोड़ दें, तो ख़राब हो तो और ख़राब हो जाएगा। एक्टिव रखोगे मशीन को, थोड़ी ज़्यादा अच्छी चलेगी। हम मूवीज़ में बहुत देखते हैं कि आदमी सो के उठा हॉस्पिटल में और बोलने लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। क्या ऐसे केसेस रियल में होते हैं सर? ऐसा हॉस्पिटल में बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे नहीं होते? पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि कुछ हुआ था, एक्सीडेंट हुआ और वो उठा, याददाश्त भूल गया। नहीं, पोस्ट ट्रोमेटिक एमनीजिया हो जाता है, एंटीरोग्रेड, रेट्रोग्रेड, पोस्ट ट्रोमेटिक, जो पेशेंट चोट लगती है तो कुछ दिनों के लिए, कुछ चीज़ों की उसकी मेमोरी जा सकती है। तो क्या अपना नाम भी भूल जाएगा इंसान? नाम भी उस दौरान भूल सकता है, उस दौरान वो एजिटेटेड होता है, ब्रेन में कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा होता है। ओके, इस कारण से उसको बीच का एरिया भूल जाता है वो।
क्योंकि ये केस एक हमारे साथ भी हुआ था, मेरे ही हैं रिलेटिव, काफ़ी पहले एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक्सीडेंट वो जब बताते हैं तो उनको एक्सीडेंट से पहले का 1 घंटा बिल्कुल याद नहीं है, और हॉस्पिटल में वो 4-5-6 दिन जितने दिन रहे थे वो टाइम उनको याद नहीं है, हाँ हो जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक, और वो अभी तक बिल्कुल याद नहीं है, फ्लश आउट है। वो रजिस्टर ही नहीं हुआ है। ओके। आप जो भी चीज़ करते हैं वो रजिस्टर होती है, उसके बाद परमानेंट मेमोरी में जाती है, टेम्परेरी से परमानेंट, वो रजिस्टर ही नहीं हुआ। तो सर वो जो 1 घंटा वो जा रहे हैं जर्नी पर, ट्रेवल कर रहे हैं, और फिर 1 घंटे बाद एक्सीडेंट हो रहा है, वो पहले का 1 घंटा पूरा गायब हो जाएगा। हाँ कोई बात हो सकता है, थोड़ा बहुत ओके। 10-20 मिनट आगे पीछे, इतना ज़्यादा उसका कोई फिक्स हर आदमी के ब्रेन की फंक्शनिंग नहीं है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया हो जाता है पेशेंट को। ओके ओके। इसके लिए इलाज किस तरीके का है सर? ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी TBI एक वर्ड है, और इसमें जो न्यूरोस्टिमुलेंट्स टाइप की दवा दी जाती है, न्यूरोटॉनिक टाइप की दवा दी जाती है, बाकी एंटी एपिलेप्टिक भी चलता है। वो तो पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन है ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा। काउंसलिंग का कितना पार्ट है सर? काउंसलिंग से सही हो सकती है ये चीज़ें? नहीं, मेमोरी का काउंसलिंग में ये है कि पेशेंट को मोटिवेट करने का पार्ट है ठीक है। काउंसलिंग से, कि वो डिप्रेशन में चला है, मुझे याद नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सब चीज़ें इंप्रूव करती हैं। ठीक ये है। जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी है, ऑब्वियसली उनका इंप्रूवमेंट लेवल लो होता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट समय के संग हो जाता है। ओके। हमारे समाज में ना एक्चुअली एक चीज़ बहुत ज़्यादा कही जाती है कि अगर किसी के साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि वो स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है, तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको काउंसलिंग ले लेनी चाहिए। लेकिन समाज की बात जब मैं करता हूँ तो कहा जाता है कि अगर आप काउंसलिंग पे जा रहे हो तो आप पागल हो, आपको दिमागी तौर पे कोई बीमारी हो गई है इसलिए आपको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ रहा है। सर यहाँ पर आपकी मैं राय चाहूँगा कि क्या काउंसलिंग कब ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? देखिए ऐसा है कि जो भी काउंसलिंग या साइकोथेरेपी जिसे बोलेंगे, जी। तो ये एक मॉडर्न ट्रीटमेंट का पार्ट का हिस्सा है। ठीक है। हमारे यहाँ तो पहले एक ज़माने में, आज से 20-30 साल पहले, कोई आपको साइकियाट्रिस्ट के आधा ज़्यादा देख ले तो समझता था आदमी घबराता था, चुपचाप जाता था साइकियाट्रिस्ट हाँ, के कि यहाँ। पागल कहा जाएगा। हाँ, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, साइकियाट्रिस्ट के यहाँ लोग आराम से जा रहे हैं और साइकोथेरेपी भी आराम से ले रहे हैं। तो साइकोथेरेपिस्ट का बेसिकली क्या है कि जो नॉर्मल सेशन 45 मिनट्स टू 1 आवर के होते हैं। ठीक है। इंडिया में तो न्यूरोलॉजिस्ट या कोई साइकियाट्रिस्ट आपको 1 घंटे का सेशन देना बहुत मुश्किल है। और प्लस क्या उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो एक साइकोथेरेपी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो उसकी एक अलग ट्रेनिंग है। तो वो एक जो ट्रेंड साइकोथेरेपिस्ट है वही आपको बात दे सकता है। साइकोथेरेपी में फ़ायदा ये है कि आप अपने मन की जो कुंठित व्यथाएं या कोई बात जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो एक अननोन जना है, उसका आपको बैकग्राउंड आपका जानेगा, आपके संग बात करेगा, आपके संग उसका एक बॉन्डिंग बनेगी, एक रैपो बनेगा, आप उससे अपनी बात कह सकते हैं तो आपका मन हल्का हो जाएगा। वो आपको बदले में कुछ सजेशन देगा कि इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप टैकल कर लो। हो सकता है आपका मदद करने में टैकल हो जाए। कई बार तो केवल अपनी बात कह लेने से ही फ़ायदा हो जाता है। आप हो सकता है मन हल्का हो जाता है। मन हल्का हो जाता है। आप अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते, वो सोचेंगे क्या सोचेगा, अपने ब्रदर से नहीं कह सकते, वो किसी और से कह देगा। यूजुअली जो साइकोथेरेपी से बात होती है वो कॉन्फिडेंशियली रहती है ना, तो वो किसी को, आपको डर नहीं होता कि किसी के और के पास आपके मन की भावनाएं जाएंगी। मन की भावनाएं हर आदमी के अंदर है। किसी में कोई दिक्कत आ गई है तो आप साइकोथेरेपी से हेल्प ले लीजिए। 5-10 सेशन, 15 सेशन, 20 सेशन, जैसा आपकी ज़रूरत हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, और काफ़ी लोग आजकल ले रहे हैं। और अभी तो सेलिब्रिटीज़ को भी और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कहा जाता है कि अभी वो रेगुलर इसमें आ चुके हैं कि काउंसलिंग का पार्ट उन्होंने अपनी लाइफ में जोड़ लिया है। हाँ देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट है, इसमें इतने हज़ारों लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, सबकी एस्पिरेशन है कि मैं इंडिया 11 में हूँ। अब सब जने तो हो नहीं सकते हैं। तो जो इतनी परफॉर्मेंस पूरे साल मेहनत करने के बाद जो रिजेक्शन होता है अगर आपका नहीं हो, तो आप ऑब्वियसली आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। करेक्ट है ना, दिन रात आप उसी के बारे में सोच रहे हो, फिर भी आप रह गए, आज थे कल निकाल दिए गए। तो आपको साइड सपोर्ट सिस्टम की तो ज़रूरत है ही। क्योंकि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद बना बैठते हैं जी कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, यहाँ पर जीतना है। तो ज़रूरी नहीं है हर बार आप जीत रहे हो, लेकिन जब आप हार रहे हो तो उससे आप कैसे उभरते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जीत रहे होते हो तो वैसे भी दुनिया आपके संग चल रही होती है, आपको ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन जब भी ज़रूरत है, और जब आप हार रहे होते हो, आप ऐसे क्रिकेट में टीम से आप नहीं सेलेक्ट हुए या प्लेइंग 11 में नहीं हो, तो ऑब्वियसली आप डिप्रेस फील करोगे, आउट फील करोगे। आपने इतनी मेहनत करी, दिन रात ही मेहनत चलती है। तो आपको थेरेपी किसी भी वर्ड में आप बोल लो, आपके फ्रेंड हो, आपका कोच हो, तो वो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके सर, साइकोथेरेपी जैसे आता है अब, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है एक साइको वर्ड से। हम आज की डेट में जो सोसाइटी है, हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना पेशेंस बहुत कम हो गया है।
तो क्या इस तरीके के पेशेंट्स भी आपके पास आते हैं कि उनकी आप जब थेरेपी आप दे रहे हैं तो साइकोलॉजिकली वो बहुत एग्रेसिव है? हाँ, बहुत कॉमन है, पेशेंट आया है, बहुत अग्रेसिव होते हैं बहुत से लोग, तो उनको बताना पड़ता है भाई डॉक्टर के यहाँ तो आप आराम से ही बात रहिए, यहाँ अग्रेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ कोई फौजदारी तो हो नहीं रही है। तो क्या वो उस एग्रेशन से फिर थेरेपी लेने के बाद निपट पाते हैं कि नहीं अभी हाँ, आगे जो सही होगा? कुछ एक लोग तो भाई इतने अग्रेसिव होते हैं कि वो बात ही समझने को तैयार नहीं है। अब कोई बात ही मानो तैयार नहीं है तो खैर तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। जी। और जो बात को समझने को तैयार है आदमी, तो कुछ में से बहुत अच्छी परसेंटेज जो समझते हैं और उनको थेरेपी और समझा के उनको कूल डाउन किया जा सकता है और हो भी जाते हैं। और इसमें खासियत ये है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर पेशेंट तैयार नहीं है किसी चीज़ के लिए या उसके कोई फिक्स्ड आइडियाज है किसी जने के, तो कई बार मुश्किल होती है उसको समझाने में। बहुत एक्सीडेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि रोड पर कहीं एक्सीडेंट हुआ, सडनली आदमी का सिर ज़मीन से टकराया और ब्रेन हैमरेज हुआ, डेथ हो गई। ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है कई बार ब्रेन हैमरेज के केस में। तो ये क्या है सर? ये ब्रेन हैमरेज सीवीए का पार्ट है। एक तो है कि ब्रेन में खून का धक्का जम गया, इसका कजिन ब्रदर है या ऑपोजिट कह सकते हैं, कजिन तो है पर सीवीए अम्ब्रेला में, कि उसका दिमाग में खून की नस फट गई। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ब्लड प्रेशर हाई। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर ये यूजुअली 4 कॉमन जगह पे होता है, इनके अलावा और जगह भी हो सकता है। अगर बड़े साइज का ब्रेन हैमरेज है तो पेशेंट मौके पे ही अनकॉन्शियस हो जाता है, उसे उल्टी होती है, हाई बीपी होता है, फिर हॉस्पिटल लेके जाया जा सकता है और उसकी वजह से पेशेंट को अगर काफ़ी बड़ी ब्लीड है तो पेशेंट की जान खतरे में आ जाती है। सर अभी हम लोग देखते हैं कि बच्चों को मोबाइल और इसका बहुत ज़्यादा आदत होती है, इवन बच्चों में ही क्यों, बड़ों में भी है कि रात को 2-2 3-3 बजे तक कंटिन्यूसली स्क्रॉल करके रील्स देखे जा रहे हैं। कितना असर पड़ता है सर हमारी मेमोरी के ऊपर मोबाइल और बेसिकली स्क्रीन टाइम को अगर हम ज़्यादा करते हैं तो हमारी मेमोरी पे कितना असर पड़ता है? देखिए, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि आप अपनी लाइफ में मिनट टू मिनट रील देख के, एक एंटरटेनमेंट देखना तो अच्छी बात है, लेकिन आप घंटों घंटों लगे हुए तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। ठीक है। बच्चा स्कूल का होमवर्क करने के बदले फॉर एग्जांपल रील देख रहा है ना, आप अपने ऑफिस आवर में अपनी ऑफिस फाइल कंप्लीट करने के बदले रील देख रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। आपने रात में भी देखी, आपको नींद आने का एक समय होता है, तो नींद आने का समय आपने गुजार दिया तो फिर आपको नींद देर से आएगी, फिर आपकी उतनी नॉर्मल साइकिल स्लीप की नहीं होंगी, तो आप सुबह थोड़े बुझे बुझे रहेंगे। राइट। तो इसलिए इनडायरेक्टली आपको हर चीज़ का एक हम ह्यूमन 24 साइकिल में स्थान है, आपका खाने का समय है, एक पर्सनल समय है, तो हर चीज़ अपनी लिमिट में सही रहती है। जैसे आप किसी दावत में गए, 2-4 पूड़ी सही है, आपने अगर 8 पूड़ी खानी तो आपका पेट खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से हर चीज़ का एक टाइम स्लॉट है, जगह है, उसको अपने सही टाइम जगह पर रखेंगे तो आपको हर चीज़ में फ़ायदा जाएगा। सर यही मैंने कर भी रखा है कि मैंने अपने फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, तो बेसिकली हम लोग रात को 9-10 बजे का टाइम रखते हैं और उतने टाइम पर हमें बेड पे होना है और उससे 1 घंटा पहले हम अपना स्क्रीन टाइम बंद कर देते हैं। और क्योंकि मुझे पता है कि जिस टाइम पर भी मैं स्क्रीन टाइम बंद करता हूँ उसके बाद 1 घंटा मुझे लगता है प्रॉपर्ली रिलैक्स होने में। इसके लिए चार साहब एक जवाब देना चाहूँगा। जैसे जिन लोगों के हमारे यहाँ स्लीप डिस्टर्ब होती है और उनको हम दवा वगैरह दे रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ उनका स्टैंडर्ड हमारा वो है प्रिस्क्रिप्शन कि आप दवा खाएंगे 8 बजे, खाना 9 बजे खाएंगे और खाना खाने के संग अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, फिर आप टहलिए और 10 बजे अपने सोने आप चले जाइए। और ये बेस्ट है क्योंकि आप अगर आप बेड पे जाकर के मोबाइल पे आते हो ना तो आप 12-1 बजे 2 बजे से पहले फ़ोन नहीं रखने वाले हो और उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा स्लीप टाइम ना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। फाइन। यानी कि हमको अपना स्लीप को सुधारना है, टाइम से सोना है, टाइम से जगना है। अगर आप सोओगे जल्दी तो अर्ली आप जग भी पाओगे, क्योंकि गांव देहातों में आज भी देखा जाता है लोग 7-8 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे आराम से जग पाते हैं, पूरा दिन फ्रेश होते हैं। ओके सर, अभी जैसे कई केसेस हम देखते हैं रोड साइड एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हुआ, सडनली आदमी का सिर ज़मीन से टकराया, हेलमेट के बिना था, बाइक पर सिर ज़मीन से टकराया, डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो क्या ये ब्रेन हेमरेज है या फिर ये आपका ब्रेन इंजरी में आता है, हेड इंजरी में आता है बेसिकली? नहीं, ये जो मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होकर गिरा है वो तो हेड इंजरी है। ठीक है। कोई पेशेंट चलती मोटरसाइकिल से बिना एक्सीडेंट के गिर जाए, बिना किसी आदमी को उसको छुए हुए, बिना कोई गाड़ी उसके बगल से गुजरे हुए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसको कोई ना कोई गाड़ी चलते में कोई अंदर बॉडी में फिनोमेना हुआ कि वो गिर गया, हार्ट अटैक से गिर गया, ब्रेन स्ट्रोक से गिर गया, है ना, कोई ना कोई प्रक्रिया हुई बॉडी में कि जिसके कारण से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो जैसे उसमें ब्रेन हेमरेज वैसे बहुत रेयर ऐसा होता है, एपिलेप्सी भी हो सकती है कि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं गिर जाएं, हाँ, तो वो एक अलग चीज़ है। आप एक्सीडेंट होकर सिर पर चोट लग जाए, गाड़ी पे हो, आप स्कूटर पे हो, साइकिल पे, किसी ने आपको टक्कर मार दी, आप गिरो, आपकी
ऑन द स्पॉट नुकसान हो जाए, वो हेड इंजरी है। ठीक है। और बिना चोट के अगर हो तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन है कि सीटी द्वारा मालूम पड़ेगा कि ब्रेन हैमरेज आपको हुआ था कि नहीं हुआ। तो ब्रेन हेमरेज बेसिकली दिमाग के अंदर जो पहले से चीजें हो रही थी उसकी वजह से हुई ब्रेन प्रॉब्लम। हैमरेज बेसिकली ब्रेन में खून की नस फट जाने से एक खून का बड़ा सा एरिया आ जाता है ब्लड, जैसे कि हेमरेज बोलते हैं। ठीक है। ब्लड लीक कर गया वहाँ पे और वो आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबा देता है। जो भी हेमरेज का वॉल्यूम 30 ml से ज़्यादा होता है वो काफ़ी तंग करता है। अगर बड़ा ब्लीड हो जाए या ख़राब जगह पे हो जाए तो पेशेंट दिक्कत में आ जाता है, मौके पे अनकॉन्शियस हो सकता है। ओके, तो ब्रेन हेमरेज के केसेस में जो आपके पेशेंट्स होते हैं क्या वो सही हो पाते हैं आगे? हाँ, जिनकी छोटी ऑपरेट हो ब्लीड करके? है, ऑपरेशन पहले तो बहुत कम था वो में, अब थोड़ा सा ज़्यादा चल गया है। ठीक है। और जो छोटी ब्लीड हैं वो तो मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। जो पेरिफेरल ब्लीड हैं उनमें थोड़ा ऑपरेशन का रोल ज़्यादा है। बड़े में आजकल क्या कि न्यूरो सर्जरी वगैरह इवॉल्व हो गई है। जो पेशेंट ऑब्वियसली बड़ी ब्लीड में नहीं सर्वाइव कर रहे थे मेडिकल ट्रीटमेंट में, आजकल उनको भी ऑपरेशन का विकल्प दिया जाता है। तो कुछ ऑपरेशन में रिजल्ट अच्छा होता है, लेकिन कई बार तो जैसे किसी को लेफ्ट साइडेड बहुत बड़ी ब्लीड है तो लेफ्ट साइड में उसको अफेजिया वगैरह भी संग में रहता है, तो आउटकम इतना अच्छा नहीं रहता। ओके, सर एक कॉन्सेप्ट और है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये थोड़ा सा आपके जो डिपार्टमेंट है इससे थोड़ी सी अलग है, नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि काफ़ी एजड लोगों में ही ये चीज़ नहीं हो रही है, अभी तो नए लोगों में भी ऐसी प्रॉब्लम आने लगी है कि नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, लेकिन लोग डरते हैं इससे। हाँ, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि नी रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक्स में आता है। ठीक पर है। क्योंकि मैंने भी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बायलेटरल करा रखा है, इसलिए थोड़ी बहुत वर्किंग नॉलेज तो मुझे भी थोड़ी सी इसके बारे में है। बेसिकली क्या है, दो जॉइंट है, जॉइंट के बीच में जो ग्रीस कम कह लेते हैं, फ्लूइड कम कह लेते हैं और हड्डी आपस में टकराना शुरू कर देती है, तो आपको पेन शुरू हो जाता है, आपको चलने में दिक्कत हो जाती है, आपकी चाल टेढ़ी हो जाती है, आपको ज़मीन बैठने में दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में जो एरिया ख़राब होता है उसे बदल के नए रूप में लगा दिया जाता है। ठीक है। इस ऑपरेशन में थोड़ा सा पेन, महीने 2 महीने का कष्ट है, पर ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट प्रोसीजर है। 30 लाख से ज़्यादा नी ट्रांसप्लांट दुनिया में हो जाते हैं और अच्छी तरह किया जाए तो बहुत सक्सेस रेट बहुत हाई है। 1-2 महीने का कष्ट है, दर्द वर्द थोड़ा सा रहता है और फिर फिजियोथेरेपी और दवा से काफ़ी अच्छा एक बार रिकवरी आ जाती है, फिर उसकी ज़िंदगी बहुत बदल जाती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब बहुत इम्प्रूव कर जाती है। चल सकते हैं, ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं? ट्रैकिंग वगैरह का तो इंडिविजुअल वेरिएशन है। ठीक है। आपका पर नॉर्मल लाइफ जीने में ईजी तो हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस होना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी यही सजेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा डीपली आप बताओ। डीपली मैं बस कोई आदमी से अदरवाइज ना ले कि मैं डॉक्टर लेके किसी हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट कर रहा हूँ जी। पर ओवरऑल मेरा असेसमेंट और मेरा पर्सनल सजेशन हर आदमी को रहता है कि जो इतनी उसकी पॉकेट अलाउ करे उससे हाईएस्ट कैटेगरी का हेल्थ इंश्योरेंस ले, बढ़िया कंपनी का ले, जिसका कि क्लेम रेशियो बढ़िया हो, जो बाद में परेशान ना हो। और कुछ लोगों ने सजेशन देते हैं कि इंश्योरेंस छोटा ले लो, टॉप अप बड़ा ले लो, ये बिल्कुल गलत बात है। प्राइमरी इंश्योरेंस से हमेशा बढ़िया और बढ़िया कंपनी का और अच्छे से अच्छे अमाउंट जितना आपका बजट अलाउ करते हुए लेना चाहिए। हो सकता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक सूट कम नया पहनना, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना, वक्त पे बहुत काम आता है। लेकिन अब इतना महंगा बचा भी नहीं है पहले की तरह, जितने महंगे हुआ करते थे इंश्योरेंस। अब तो वैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पे से गवर्नमेंट ने टैक्स हटा दिया है। हाँ, ये बहुत तो सस्ता हो गया। इंश्योरेंस एक प्रकार का पूल है, आप हर साल देते रहते हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है तो उस पूल में से दे दिया जाता है। क्या बात है सर, आपने मेरी लैंग्वेज बोली है, थैंक यू। और ये एक्चुअली में हेल्थ इंश्योरेंस वाकई में बहुत ज़रूरी है और हम खुद अवेयरनेस देते हैं इस चीज़ की कि आपके पास में कुछ हो ना हो, आप एक छोटे लेवल पे भी जॉब करते हो, महीने का 10,000 भी कमा रहे हो, तो आप एटलीस्ट अपना एक छोटा सा मंथली वाला पे करके ही आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। बट आपके पास 2 लाख 3 लाख का कवर कम से कम होना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छे वेल टू हो, आप 60-70 हज़ार रुपये महीना कमाते हो, तो आपके पास में कम से कम 5 से 7 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर फैमिली है तो फ्लोटर प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, इसके बाद हम अगले सेगमेंट पे जाते हैं। साइटिका एक पेन जो लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। साइटिका का पेन कहा जाता है कमर से लेकर के और पैर तक, आपका पूरा टो तक जाता है, और वो इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को बैठने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। साइटिका सर होता क्यों है? क्या ये जैसे हमें चिक चली जाती है बहुत लोगों को, तो क्या वो और साइटिका का कोई संबंध है? तो मैं आपको उसके बारे में पूरा ही बता देता हूँ ये करके। जैसे अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, सर्वाइकल, डॉर्सल, लंबर, सेक्रल। तो लंबर कॉर्ड में से नसें निकलती हैं और नसों का जाल बिछ के नीचे शियाटिक नर्व बन जाती है। तो ये शियाटिक का वर्ड यहाँ से चल रहा है और उस शियाटिक नर्व की कुछ रूट्स पे प्रेशर पड़ जाता है।
तो हर जो जो रीढ़ की हड्डी है वो गुटकों के रूप में बनी हुई है। एक एक वर्टिब्रा है, उस वर्टिब्रा के बीच में से एक नस निकलती है। अब आपकी हड्डी जो है एक सी तो है नहीं, स्पाइन, आप झुकते भी हैं, मुड़ते भी हैं अगल से बगल से, तो उन गुटकों के बीच में भगवान जी ने गद्दी फिट करी है, जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। उसकी बाहर की जो पतह है वो थोड़ी कड़ी होती है, एनुलस, और अंदर पल्पोसस मुलायम मटेरियल भरा हुआ होता है। तो समय की वियर एंड टीयर से वो जो बाहर की एनुलस ब्रेक कर जाती है, बाहर निकल आती है, और उसमें से अंदर वाला जो सॉफ्ट मटीरियल है वो भी थोड़ा बाहर आ जाता है। और वो बगल से गुजरती हुई नस के ऊपर दबाव डाल देता है। संग में छोटी मोटी कोई हड्डी की ग्रोथ भी निकल आती है, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बन जाती है एक बार, और ये आपकी नस को दबाती है। अब आपकी नस जहाँ जहाँ जा रही होती है वहीं वहीं आपको दर्द महसूस होता है, क्योंकि दर्द तो एक्चुअल में दिमाग महसूस करता है। दिमाग में उसका मैप बना हुआ है कि नस कहाँ जा रही है, तो उस जगह जहाँ जहाँ नस जा रही है वहाँ आपको दर्द महसूस होता है। आपको कॉमन तौर पर बता दूँ, आप अपनी उंगली दीजिए। अब मैंने आपकी उंगली में क्लिप लगा दिया हल्का सा। अब आप कहिए डॉक्टर साहब खून चलवाइए, तो बताइए खून कैसा चलेगा, या कोई नस कैसी चलेगी, कम चलेगी ना। बिल्कुल। तो बस दबाव है, समझ लीजिए मैकेनिकल प्रेशर है उसके ऊपर, और वो उतना उसको नहीं जा रहा है, उसकी फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, और उसमें दबाव से सूजन आ जाती है, आपको दर्द महसूस होता है। तो साइटिका को सही किया जा सकता है प्रॉपर्ली? हाँ, ये 8 से 10 पेशेंट कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट इसका पर देखते ही देखता है। बहुत ही कॉमन बीमारी है, और दवा से बहुत अच्छा रिलीफ हो जाता है। और इंडिया में तो 90% मरीज दवा से ही ठीक हो रहा है, और विदेशों में ऑपरेशन का चलन ज़्यादा है, पर हमारे देश में ऑपरेशन का चलन बहुत कम है। सर, साइटिका में जैसे कहा जाता है कि लोग पीछे वाली पॉकेट में वॉलेट रख के चलते हैं और बैठे रहते हैं उसकी वजह से, क्या उसकी वजह से भी साइटिका का होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट जो हमने देखा है वो वेट लिफ्टिंग है। ओके। आपने कोई 20 किलो की बाल्टी उठाई, या आपने कोई सोफा सरकाने का प्रयास किया, या आपने बहुत देर उखड़ू बैठ के खेत में एकदम से काम कर लिया जिसके आप यूज टू नहीं थे, या आप जिम गए, आपने अचानक से अगल बगल वालों को देख के जितना आपकी वार्म अप से ज़्यादा कैपेसिटी थी, उससे ज़्यादा आपने वेट ले लिया। ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रेसिडेंट, यानी कि जिसको हम कहते हैं अचानक से स्लिप डिस्क हो जाना। हाँ, वो डिस्क बाहर निकल आना, ये सब इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। ये सब एक ही चीज़ बता रहे हैं कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी में से नस निकल रही है वो दब रही है, उसके दबने से सूजन है, सूजन से आपको दर्द महसूस हो रहा है। लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से साइटिका का पेन हो सकता है, ऐसा कुछ होता है? लंबे समय तक बैठे रहने से डायरेक्टली सभी लोग ऑफिस में बैठ रहे तो ऐसा तो नहीं होता है, पर डिपेंड करता है आपकी उम्र बढ़ रही है। तो एक लंबर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, मतलब डीजेनरेटिव चेंज है। उस डीजेनरेटिव चेंज में ये एनुलस भी घिस रहा है, गद्दी पिचक के बाहर आ रही है, ये छोटी मोटी हड्डियों की आउटग्रोथ भी हो जाती है। सब मिला के ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि नस पर दबाव पड़ जाए, नस को चुभन महसूस हो, तो उससे आपको दर्द हो जाता है। लंबी ड्राइव्स लोग करते हैं? हाँ, लंबी ड्राइव करने से आपकी पीठ पे स्ट्रेन पड़ सकता है, पीछे आपको मस्कुलर पेन हो सकता है पीठ में। उसकी वजह से नी को कोई दिक्कत हो सकती है लंबी ड्राइव करने से? लंबी ड्राइव करने से नी को तो पर्टिकुलरली ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका अगर पोस्चर गलत है गाड़ी का, आपकी सेटिंग गलत है, तो ऑब्वियसली नी आपकी स्ट्रेन हो जाएगी। अगर आपकी हाइट के हिसाब से आपकी सेटिंग सही है तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 1-1, 2-2 घंटे बाद छोटी छोटी ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए। सर, कहा जाता है कि साइटिका के केसेस में सर्जरीज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्या ऐसा रिक्वायर्ड होता है कि अगर साइटिका की प्रॉब्लम है तो सर्जरी वगैरह है, तो कब हमें करानी चाहिए? विदेशों में सर्जरी का चलन ज़्यादा है, हमारा देश के लोग वैसे ही बाय एंड लार्ज सर्जरी से एवर्स हैं। और कॉकरेन रिव्यू में 6 महीने बाद बहुत सी बार सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स भी सेम हो सकते हैं। ठीक है। सर्जरी प्रीडोमिनेंटली जब ही करानी चाहिए जब तकलीफ ज़्यादा हो। इसमें तकलीफ ज़्यादा का क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको तो असहनीय पीड़ा हो लंबे समय, आपका पैर सुन्न पड़ रहा हो, पैर पतला पड़ रहा हो, पैर कमज़ोर पड़ रहा हो, लिंग में तनाव नहीं हो रहा हो, ब्लैडर बबल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, पैरों में चलने में एब्सोल्यूट दिक्कत बढ़ रही हो, तो उससे कुछ इंडिकेशन बनते हैं जिसमें लगता है कि इर्रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपको सर्जरी कराने के जरूर सोचना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट इंडिया में तो 90% पेशेंट दवा से ही ठीक हो रहा है। थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है। हमारे जो इंडिया का जो सोच है वो ये है कि चाहे थोड़ा समय लग जाए ठीक हो जाए, लेकिन ऑपरेशन से हम लोग दूर रहें या कोई ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन से। विदेशों में क्या है, लाइफ इतनी फास्ट है कि सारा जो लिटरेचर की शुरुआत होती है वहीं से होती है, रिसर्च की। तो उनके यहाँ क्या लाइफ इतनी फास्ट है कि कोई आदमी 2 महीने घर रेस्ट ही नहीं कर सकता। तो उनके यहाँ जो है सर्जरी का रुझान जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ओके, मतलब जितना जल्दी हो रिकवरी लो और अपने काम पे वापस लगे। काम पे लौटो। जिस तरीके से हम सर्जरी का इसमें इस्तेमाल होता है, अगर उसकी जगह पर लोग योगा या इन चीज़ों को अपनी लाइफ में डालते हैं तो क्या उससे भी साइटिका में हम लोगों को बेनिफिट होते हैं? ओवरऑल अगर आपकी बॉडी की जनरल वेलबींग बेटर रहेगी, आपकी स्पाइन लचीली है, मसल्स रिलैक्स्ड हैं, रोजाना आप वर्कआउट कर रहे हो, नॉर्मल वर्कआउट, ओवर वर्कआउट नहीं, नॉर्मल वर्कआउट कर,
तो ऑब्वियसली आपको इन सब बीमारियों से आप दूर रहेंगे कंपैरेटिवली। अब बहुत लोग हड्डियां चटकाते हैं, हम्म। है ना, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ा सा इधर घुमा और ये सब कर लिया, क्या उसकी वजह से हमारे डिस्क में कभी कोई इश्यूज हो सकते हैं सर? नहीं नहीं, नॉर्मली हम लोग हड्डी हाथ की चटकाते हैं, स्पाइन चटकाना भी बहुत लोग होता है ना, हाँ, जैसे हाँ, जो ऐसे घूमे स्पाइन और ये सब जो किया। स्पाइन मैनिपुलेशन जो लोग करवाते हैं गांव देहात वगैरह में, उससे अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं जो झटका दिलवाते हैं। ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत कॉमन है, उसने हाथ खींच दिया, और पैर में भी बहुत कॉमन है कि उसने पैर खिंचवा लाए। उस सुताई से तकलीफ सही होने के बदले 2 गुना बढ़ जाती है। सुताई का बहुत कॉमन ट्रेंड है, खिंचाई का बहुत ट्रेंड है, और जादू टोने का तो सब कुछ है ही। आजकल तो सर कायरो प्रैक्टिस का भी बहुत चल रहा है ना, कायरोस भी मतलब हड्डियां इधर उधर से चटकाने का बहुत तो सोसाइटी में जो लोगों को चीज़ पसंद होती है वो चलती हैं बहुत सी चीज़ें। लेकिन हम लोगों को पेशेंट आए हुए होते हैं कि पहले तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा दर्द था, फिर मैंने वो गांव वाले में पे गया और सुताई करवा ली, और उसके बाद से तो कल से तो मैं रात भर सोया नहीं हूँ, आज सुबह यहाँ आ गया। और गांव में ये बहुत होता है क्योंकि वो वर्क उन लोगों का इस तरीके का होता है, उठाना और ये सब चीज़ें, तो स्लिप डिस्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सर जिस तरह से हमें साइटिका का दर्द परेशान करता है, उसी तरीके से हमें उससे भी ज़्यादा जो टीज देता है, सबसे ज़्यादा परेशान करता है, वो करता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और ये आज की डेट में कहते हैं बच्चों के साथ भी हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जा रहा है, मतलब चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉपर नहीं है लेकिन नेक पेन हो रहा है। हाँ, तो ये हमारे सतपाल जी समाज में एक वर्ड चल गया सर्वाइकल। सर्वाइकल तो बॉडी का पार्ट है, और कॉमन लैंग्वेज चल जाती है, वर्ड बहुत सारे वर्ड चल रहे हैं, है ना। तो उसमें एक वर्ड चल गया है सर्वाइकल। बच्चों में यूजुअली स्पॉन्डिलाइटिस अभी नहीं होती ठीक है। बच्चों को कोई मस्कुलर पेन वगैरह हो जाता है या और कोई कारण होता है जिसकी वजह से गर्दन में दर्द हो गया, और बड़े होने के बाद ये बहुत कॉमन है। इसमें भी वेट लिफ्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। हाँ, और आपने कोई बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया, और यंग लोगों में भी डिस्क काफ़ी हो रही है, वो डिस्क की जो एनुलस है वो क्रैक होकर बाहर आ जाता है, उसमें से पल्पोसस और संग में डिस्क ओस्टियोफाइड कॉम्प्लेक्स वगैरह बन जाता है, उससे दर्द हो जाता है। इसमें भी मेडिकल मैनेजमेंट से बहुत अच्छा रिलीफ हो जाता है, और 90-95% पेशेंट दवा से ही ठीक हो जाता है। लेकिन सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्यों है? ये आपका भगवान जी ने जो सिस्टम लिख के भेजा है, आप उस मशीन को जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर दो, दिन भर ना घुमाओ, उस पर वेट बहुत ज़्यादा डाल दो, है ना। और आपका लक भी कह सकते हैं इसमें रोल है। किसी वैसे बहुत से पेशेंट आते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया होता, वो सिंपल हाउस वाइफ होती है, नॉर्मल जिंदगी जी रही होती है, अचानक से रात में दर्द हो गया। तो भारी बीमारी तो सब प्रभु की इच्छा ना इच्छा से है, किसको कौन सी कब आ जाए। करेक्ट। हाँ, ये लेकिन ये भी कहा जाता है कि बहुत लोग राइड बहुत करते हैं, बाइक बहुत चलाते हैं, पीठ पे बैग बंधा हुआ है, हेलमेट जो है एक इसमें इसका बहुत रोल है, बहुत मोटे मोटे तकिए लगाने का। अच्छा। और मसन लगाने, लोग मसन लगा के सोना, टेढ़ा मेढ़ा होकर टीवी देखना, उसमें जरूर गर्दन पे आप स्ट्रेन जरूर पड़ता है। तो अगर हम तकिया चेंज कर सकते हैं तो क्या उससे हमें उसमें फायदा होगा? मीडियम तकिया लगाइए, जिससे कि आपकी करवट लेते हुए गर्दन लटके नहीं, और ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ऊपर हो जाए, बहुत लटक जाए। आप करवट लेंगे तो आपके कंधे और गर्दन में डिफरेंस आ जाएगा कान में, तो उसको एरिया को कवर करने के लिए आपको तकिए की ज़रूरत है। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूँगा, लेकिन सीरियसली मेरे साथ ये होता था। मैं बाइक बहुत राइड की है, और जॉब इस तरीके की थी कि ट्रैवल बहुत होता था, और उस टाइम पर हेलमेट जो थे वो निंजा वगैरह इस टाइप के एक ऐसे हेलमेट आते थे जो भारी हेलमेट होते थे, और पीठ पर लैपटॉप बैग। तो रेगुलर राइड जब हम करते रहते हैं, महीने में 4000, 3000, 4000 किलोमीटर हम बाइक चला रहे हैं, तो मुझे ये पेन अपने रोम्बॉइड्स में होना स्टार्ट हुआ था, और जिसकी वजह से वो इतना था कि मैं अगर गर्दन ऐसे घुमाता था तो इधर लगता था जैसे कोई नस चटकती है। देखिए, आपने उस वक्त ज़रूरत के हिसाब से मेहनत करी, है ना, लेकिन ये प्रभु ने द्वारा लिखा हुआ जो शरीर की रचना है, ये उसी प्रकार से हो रखी है। उसमें कहीं लिखा नहीं था कि 4000 किलोमीटर महीने में साइकिल चलाओ, निंजा का हेलमेट लगाओ, है ना। तो जो भी मैंने आपको पहले बता रहा था, जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी, तो आपकी जो फिजिकल कैपेसिटी थी उससे बियॉन्ड हो गई। हो सकता है कि सतपाल जी के बदले कोई आपसे 1.5 गुनी फिजिक का आदमी होता, जो 2 घंटे रोज जिम कर रहा होता, मांसपेशियां बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, नहीं भी दर्द होता, नहीं होता, हाँ। तो ये हर चीज़ एक लिमिट तक बॉडी उसे एडजस्ट करती है। जब उसकी लिमिट से बियॉन्ड हो जाता है तो उसको दर्द या दुखन या फटीक, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तनाव मांसपेशियों में, वो शुरू हो जाएगा। वो बॉडी आपको सिग्नल देती है, भाई रुको, थोड़ा ठहरो। नहीं, मैंने उसके बाद सर फिजियोथेरेपी भी ली, हाँ। और उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला, और जो थेरेपिस्ट थे उन्होंने मुझे जो सजेस्ट किया कि आपको पिलो बदलना है, मैंने पिलो चेंज किया। ऑल्दो हम उस टाइम पर जो पिलो यूज़ करते थे फोम के पिलो होते थे, या घर में बना दिए गए पिलो होते थे। अभी जो हम पिलो यूज़ कर रहे हैं अच्छे पिलो हैं, और उनको यूज़ करने के बाद से स्लीप टाइम अच्छा हुआ है, और प्लस सुबह जब आप उठ रहे हो, केवल पिलो नहीं, आप जो मैट्रेस यूज़ कर रहे हो वो भी बहुत डिपेंड करता है। इन दोनों चीज़ों से बहुत अच्छा स्लीप टाइम हुआ। आज भी सर हम घर पे गांव में जब हम रहते हैं कभी, तो गांव में
बेड पर सोने से ज़्यादा रिलैक्स घर की खाट पर सोने में आता है। सुबह हम बहुत फ्रेश उठते हैं, जबकि उस खाट पर कुछ भी नहीं है। वहाँ तो ना कोई फोम का मैट्रेस है, ना कुछ है, सिंपल आपने ऐसी गद्दा डाला, आप सो गए और बहुत परफेक्ट रिलैक्स में आप उठते हो। तो सर क्या इन चीज़ों का असर भी हमारे नर्वस सिस्टम पे पड़ता है? देखिए, नर्वस सिस्टम पे गाँव जाके आपको नींद अच्छी आई है तो आएगी आएगी, वो आपकी मिट्टी है। वहाँ जाके आपको सुकून मिला, आपका स्ट्रेस कम हुआ, है ना। गाँव गए तो वर्क से भी दूर हो ही गए होंगे, करेक्ट। तो और प्लस आपकी पुरानी यादें वहाँ जुड़ी हुई हैं, तो बॉडी माइंड ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाएगा, आपको नींद बढ़िया आएगी इसमें कोई बात ही नहीं। सर वीकनेस भी हो रही है अब बहुत लोगों में, नई एज में, बहुत ज़्यादा एज के भी 25 से 28-30 साल तक की उम्र के बच्चों में भी वीकनेस बहुत होती है, फटीग बहुत होने लगा है। क्या कॉमन रीज़न है कि इतना ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई है? ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल की देन है। आदमी को रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, वो भाग रहा है ना? एक लक्ष्य उसके बाद दूसरा लक्ष्य, लक्ष्य की लाइन लगी हुई है। तो भागते भागते काम करते करते आज एक इंटरव्यू है जॉब का, कल दूसरा इंटरव्यू है, उसमें नहीं हुआ है, तीसरे में होना है, चौथे में जाना है और नंबर ज़्यादा आने हैं। तो एक समय जब ब्रेन को रेस्ट नहीं है, बॉडी को रेस्ट नहीं है, तो फटीग हो जाती है। कोई भी मशीन है, आपकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, आप 4 दिन तक मोटरसाइकिल स्टार्ट छोड़ दें तो वो धुआं दे जाएगी। तो ह्यूमन बॉडी भी धुआं दे देती है। फटीग क्या है? फटीग यानी बिल्कुल आपने एकदम लास्ट तक तोड़ दिया है अपने आप को उस चीज़ पर। तोड़ दिया है। रेस्ट लीजिए, अपने को रिजूव करिए, रिबूट करिए, ठीक हो जाएगा। सर B12 का रोल है इसमें कुछ? B12 का रोल डायरेक्टली हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग में है, माइलिन शीथ पे है, बॉडी के नर्वस सिस्टम की हेल्थ पे है। B12 की कमी होने से SACD हो जाती है, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन। ओके। तो B12 तो वैसे भी हमारे देश में काफ़ी चलन है उसके सप्लीमेंटेशन का, लेकिन फिर भी लोगों का बहुत कम निकलता है। और है क्या प्रॉब्लम कि वेजिटेरियन डाइट में B12 बहुत कम है। अच्छा। नॉन वेज डाइट में B12 ज़्यादा है, और हमारे नॉर्थ इंडिया में वेजिटेरियन डाइट जो लोग थे वो लोग ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी B12 की कमी है। तो गोली और इंजेक्शन दोनों के द्वारा ही इसका सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। अगर मेरे ख्याल से कुछ 4 इंजेक्शन शायद इसके लगते हैं B12 पे। एक इंजेक्शन में डोज तो पूरी हो जाती है, लेकिन 5 इंजेक्शन का एक अच्छा चलन सा है। 5 इंजेक्शन में आप 1 साल के लिए काफ़ी हद तक सेट हो जाते हो। एक कॉमन पॉइंट और आता है जो कहते हैं ना कि आई डोंट नो, डिप्रेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी डिप्रेशन छोटे छोटे बच्चों में बोला जाता है कि अभी आप इसको पढ़ने पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो, बच्चे को डिप्रेशन हो जाएगा। सर डिप्रेशन का एक्चुअल मतलब क्या है, ये आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता। डिप्रेशन का मतलब है सुस्त। आपको डिप्रेशन का मतलब है कि आपको खुशी नहीं है अंदर से, ठीक, कोई काम करने की उमंग नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, इनिशिएटिव लेने की इच्छा नहीं है, तो आप डिप्रेस फील करते हो, आपके रिजल्ट कम आ गए, आपकी जो लक्ष्य हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। और डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं। डिप्रेशन तो अगर बहुत डिटेल में जाया जाए तो हम लोग की क्लिनिक में जितने मरीज आएंगे उनमें थोड़ा बहुत डिप्रेशन के लक्षण 20 से 40% मरीजों में मिल सकते हैं। ओके। हर आदमी का जीवन, हम लोग तो केवल बीमारी के बारे में बात करते हैं, ये तो फिजिकल हेल्थ हो गई। मेंटल हेल्थ की बात करोगे, बहुत डिटेल में जाओगे तो हर आदमी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, कम या ज़्यादा। मतलब डिप्रेशन हर जगह चल रहा है। डिप्रेशन की वजह से क्या लोग सुसाइडल टेंडेंसीज लेके आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। जब डिप्रेशन ज़्यादा होता है, डीप डिप्रेशन है पेशेंट को, तो ऑब्वियसली उसमें सुसाइडल आइडिएशन, जब जीवन बेकार लगता है तो हो सकता है जीवन जीने का फ़ायदा ही क्या, इससे तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो इसी में एक शब्द और आता है हाइपरटेंशन। तो डिप्रेशन और हाइपरटेंशन सेम है कि अलग अलग? नहीं, हाइपरटेंशन तो BP बढ़ना है, ठीक है, और डिप्रेशन मतलब उदास हो जाना है। तो यानी कि डिप्रेशन फेज में अगर कोई है और बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेस्ड है, तो उसको हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं? नहीं, हाइपरटेंशन तो बिल्कुल ही अलग इससे चीज़ है। अच्छा। ब्लड प्रेशर का तो डिप्रेशन का एक अलग चीज़ है। BP तो आपकी नस, जो खून की नस है उनसे लिंक बीमारी है ना, वो एक अलग चल रही है, और डिप्रेशन अलग चल रहा है। डिप्रेशन है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी को शादी के बाद पारिवारिक विवाद हो जाए, लड़की को उसके घर वाले छोड़ दें, तो इंडिया में बेचारी बच्ची काफ़ी परेशानी में आ जाती है, घर वाले लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे भाई इसका सेपरेशन हो गया है और उसके बहुत सारी बातें होती हैं, वाद विवाद होता है, तो उसमें आदमी थोड़ा डिप्रेस फील करता है, थोड़ा डाउन फील करता है, उसको उमंग नहीं होती ज़िंदगी जीने की। आजकल तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाते हैं तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हाँ, जी। मतलब माता पिता इतने टाइम से पाल रहे हैं, उसको ध्यान नहीं देना होता, बट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो पहले डिप्रेशन में चले जाओ, उनको परेशान करो पहले। सर जैसे हम फटीग और वीकनेस की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी को फटीग और वीकनेस की प्रॉब्लम लग रही है अपने अंदर से, तो कब ऐसा टाइम आता है कि हमें जाकर के किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए? फटीग को मैं सबसे पहले तो आप समझो कि आपको फटीग क्यों हुई है ना। जैसे आपको स्लीप नहीं हुई है, 10 दिन तक आप दौड़ भाग रहे थे, तो ऑब्वियसली आप ऐसे ठीक हो जाओगे, या आप किसी फीवर के बाद फटीग हो रही है, या कोई चीज़ नॉर्मल से ज़्यादा हटकर है,
आप 2-4 दिन के रेस्ट के बाद भी नहीं, अच्छी फूड के बाद भी नहीं, अच्छी स्लीप के बाद भी ठीक नहीं, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। संग में और कोई सिम्टम हो, जैसे हाथ पैर में झंझनी हो रही हो, चलने में दिक्कत हो रही हो, आवाज़ लड़खड़ा रही हो, हाथ पैर में झंझन हो रही हो, कोई सिम्टम और संग में हो, नॉर्मल रेस्ट के बाद भी ठीक नहीं हो रही हो, नॉर्मल सेट की हो, तो आप दिखा लो डॉक्टर, फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, किसी को भी आप तुरंत दिखा लें। ओके। और वो फिर इसके चांसेस कितने हैं, कितने टाइम में हम इसको अपना रिकवर कर सकते हैं? और डिपेंड करता है आपकी जांच पड़ताल में क्या निकलता है। ठीक है। ये एक नॉर्मल फटीग से होती है या कोई और चीज़ एक्स्ट्रा निकल आती ये सीरियस भी हो सकती है? है। सीरियस तो नहीं, फटीग कैन बी अ सिम्टम ऑफ सम अदर डिजीज, ओके। जो कि आप शुरुआत में समझ नहीं पा रहे थे, है हम्म। ना, तो आपको उसके उसी बीमारी के अनुरूप। मैं पूछ सकता हूँ कि इसमें कैंसर के केस में भी क्या फटीग के चांसेस होते हैं? क्योंकि कहा जाता है थकान बहुत रहती है लोगों को। कैंसर जब बढ़ जाता है तो फटीग होती है, अच्छा। थकान, लेकिन कैंसर के शुरुआत के सिम्टम्स तो कोई लंप होता है या कोई नस में दबाव होता है, ब्रेन ट्यूमर में सिर में दर्द, पलटी वगैरह होती है। पर ब्रेन और जो कैंसर के मरीज में खासियत ये है कि जो अंदर ही अंदर जो चल रहे होते हैं, ये बहुत समय तक कोई सिम्टम देते ही नहीं है। देते ही नहीं। अभी जैसे हम स्ट्रोक की बात कर रहे थे, स्ट्रोक में भी एक ये रहता है कि हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं या बॉडी का एक हिस्सा पूरा पैरालाइज हो जाता है। उसी टाइप में एक फेशियल पैल्सी करके एक वर्ड आता है, आप उसको थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये है क्या? फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पैल्सी बोलते हैं इसे। इसमें एक साइड का फेस टेढ़ा हो जाता है। कुछ परसेंट ऑफ पेशेंट में 1-2 दिन पहले से ही कनपट्टी के पीछे दर्द आ जाता है, फिर उसको 1 आध दिन बाद महसूस होता है कि उसका मुंह टेढ़ा हो गया है, आंख बंद नहीं हो रही है और माथे पे झिर्री नहीं पड़ रही है, और प्लस उसका कुल्ला करते में सुबह एक साइड से पानी निकल जाता है, प्लस संग वाले बताते हैं कि तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो गया है, तो वो एकदम से घबरा के फिर डॉक्टर के पास आता है। इस बीमारी के लिए भी लोग बार बीच में आजकल ऊपरी चक्कर, जादू टोना के चक्कर में फंस जाते हैं, 5-10 दिन उसी में निकल जाते हैं, फिर यहाँ तक आते हैं। जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उतना ज़्यादा फायदा। ओके। तो इसको हम स्ट्रोक से अलग कैसे करते हैं सर? स्ट्रोक में नॉर्मली अल्टीमेटली पहले अगर फेस टेढ़ा होगा तो कुछ हाथ पे भी असर आ जाएगा, हाथ की डेक्सटेरिटी कम हो जाएगी, पैर में असर आ जाएगा, स्पीच में फ़र्क आ जाएगा। फेशियल पैल्सी में केवल फेस ही फेस पे रहता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ही शक है, ओल्ड एज का आदमी है, डायबिटिक है, उसकी आवाज़ भी ख़राब हो रही है, तो एमआरआई करा के चेक करा लीजिए। फेशियल पैल्सी की फाइंडिंग अलग है, स्ट्रोक की फाइंडिंग अलग है। ठंडी हवा से ये हो सकता है, जैसे लोग ठंडी हवा में बहुत तेज ठंडी हवा फेस पे लग गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी वजह से भी कहते हैं कि हवा लग गई। इसके मरीज आजकल 12 महीने आते हैं और ठंडी हवा के बिना एक्सपोजर की भी हो रहा है। वायरल इटियोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसमें ठंडी हवा का इतना डायरेक्ट लीनियर कोरिलेट नहीं है। ओके। पर हमारे देश में इस बात की बहुत मान्यता है, उसको पेशेंट को काफ़ी टोपा कपड़ा अपड़ा बांध के लाते हैं। हाँ। पर एक्चुअली में फेशियल नर्व तो भगवान ने एक फेशियल कैनाल के अंदर काफ़ी अंदर डीप सीट कर रखी है, तो बाहर की हवा तो वहाँ तक नॉर्मली आसानी से पहुँचती नहीं। तो सर आज मुझे एक मेरा डाउट भी अपने आप ही क्लियर हुआ कि मैंने 2 इस तरीके के केसेस देखे हैं जहाँ पर एक को फेस पर हुआ है और एक के साथ में फुल बॉडी हुआ। तो उन दोनों को ही अगर मैं बात करूं, गांव देहातों में अगर बात करें तो दोनों ही जगहों पर उनको लकवे का वो बता दिया जाता है कि दोनों ही कंडीशन लकवे की है। लेकिन ये 2 अलग अलग सिचुएशन है। एक जो पूरी बॉडी आपकी पैरालाइज्ड हो रही है दैट इज लकवा, और अगर यहाँ पर फेशियल पैरालिसिस केवल 7 नर्व इन्वॉल्व हो रही है तो उसे फेशियल पैरालिसिस, तो फिर फेशियल पैरालिसिस ये 7 नर्व जो है चेहरे की मांसपेशियों को इन्वॉल्व करती है, और एक साइड की मांसपेशियां कम काम करती हैं, दूसरी साइड की पूरी काम कर रही होती हैं, तो फेस एक साइड खिंच जाता है जो नॉर्मल साइड काम कर रही होती है, और मुंह टेढ़ा दिखाई देने लग जाता है। सर हमारी आंखें क्यों फड़कती हैं? मतलब कहते हैं ना कि आई ट्विचिंग जो होती है, ये इसके पीछे क्या रीजन है? आई ट्विचिंग के पीछे जब आप बहुत स्ट्रेस में हो सकते हो तो एक्स्ट्रा ट्विचिंग हो सकती है आपको, या आपको कई कंकराहट बार एक हफ्ते तक लगातार चलती है। हाँ, हो जाती है, वो अपने आप भी ठीक हो जाती है। ओके। थोड़ा सा उसको नॉर्मल वाटर से, कोल्ड वाटर से वॉश कर लीजिए या टीयर प्लस आई ड्रॉप डाल लीजिए, और अपने आप को समझिए कि कहाँ स्ट्रेस आ गया जीवन में एक्स्ट्रा। उसको सही करो पहले वो स्ट्रेस पे काम करो, ये बॉडी को बाद में देख लेना, पहले वहाँ ध्यान दो, ये अपने आप ठीक होने वैसे अपने आप पे में भड़कने बीमारी को ब्लेफारोस्पाज्म भी बोलते हैं जी, पर अगर कंटिन्यूसली हो रही हो तो आप डॉक्टर को दिखा लें। ओके। बाकी इससे सच कोई सुपरस्टिशियसली लोग जोड़ देते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है, उसके बारे में तो अलग ही चीजें चलती हैं। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको पहले अपनी जो दिनचर्या है ना उसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। ओके। इसके अलावा सर फेशियल पैल्सी के और भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये कब ट्रिगर हो रहा है? फेशियल पैल्सी कुछ पर्टिकुलर डायबिटीज वगैरह में जैसे बायलेटरल भी हो सकती है, जीबीएस के अंदर, या डायबिटीज़ में रिकरेंट हो जाती है, और भी बीमारियों में रिकरेंट हो जाती है। तो फेशियल पैल्सी एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें अधिकतर पेशेंट तो बहुत जल्दी अच्छे से 3 से 6 हफ्ते और 12 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लग रही है कि पेशेंट की रिकवरी स्लो है या कोई और चीज़ है, तो उसकी एक टेस्टिंग की बैटरी है।
और MRI वगैरह से वो देख लिया जाता है कि और कोई दिक्कत संग में तो फिर उसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ओके सर, हमें कई बार ऐसा फील होता है जैसे हम सो रहे हैं रात को, तो सोते में हमें झटका फील होता है कि जैसे हम कहीं गिर रहे हैं। इसको फिजियोलॉजिकल मायोक्लोनस बोलते हैं। लेकिन ये कोई बीमारी है कि ये कॉमन है? नहीं है, कोई नहीं है। तो होता क्यों है सर ये? बस बॉडी में एक झटका सा आता है, फिजियोलॉजी मायोक्लोनस बोलते हैं। कोई एक कई सारी मसल्स एक संग कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। अच्छा, ओके। और लोग इसको लेकिन इस तरीके से जोड़ते हैं कि किसी ने पैर खींच दिया। नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ हुआ? स्लीप में मायोक्लोनस फिजियोलॉजिकल होता है। एक डिजीज और निकल के आती है जिसको कहते हैं पार्किंसंस डिजीज। पहले तो मैं जानना चाहूंगा सर, ये है क्या? पार्किंसन डिजीज तो एक्चुअली पार्किंसन सिंड्रोम है। बहुत सारी तकलीफें होती हैं पेशेंट को। ब्रेन में डोपामिनर्जिक नेटवर्क में कमी होने की वजह से सबसे पहले जो कॉमन चीज जो आदमी देखता है वो कंपन, ट्रेमर एट रेस्ट। बैठे बैठे में ही उंगली कांपने लग जाती है इस तरह से। देखिए आप, हाँ, मैंने बहुत देखा है। हाँ, है होता ना, है। पिल रोलिंग ट्रेमर होता है इसका, खास होता है, और ये रेस्ट पे ज़्यादा होता है। फिर उसको क्या होता है कि उस साइड की आर्म स्विंग कम हो जाती है, हाथ कम चलता है उसका, उसकी चाल थोड़ी स्लो हो जाती है, राइटिंग छोटी हो जाती है, थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना, थोड़ा झुक जाता है पेशेंट, थोड़ा सा सलाइवा भी ड्रूल कर सकता है। तो इसे पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। काफ़ी पुरानी बीमारी है और अब तो खैर बहुत ट्रीटमेंट आ गए हैं और बहुत ट्रीटमेंट से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है पेशेंट को। बहुत लोग जैसे मैंने देखा है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे हाथ में चाय लिए इस तरीके से हाथ कांपते रहते हैं। तो ये भी वही है? जो चाय में हाथ कांप रहा है या एक्शन में हाथ कांप रहा है वो एसेंशियल ट्रेमर है। पार्किंसंस का ट्रेमर प्रीडोमिनेंटली एट रेस्ट होता है, बैठे बैठे नॉर्मल में। और जो एसेंशियल ट्रेमर होता है, जो खानदानी ट्रेमर होता है, वो एक्शन में होता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे चाय हो रहे हैं, तो आपको जरूर होगा वो स्पीच में भी आ जाता है। पार्किंसन का ट्रेमर कंपैरेटिवली स्पीच में बहुत लेट आता है, या कम आएगा, और हाथ और पैर में रहेगा, पहले एक साइड रहेगा फिर दूसरी साइड आ जाएगा। तो सर इसकी शुरुआत होती कैसे है? शुरुआत उंगली कंपन से होती है। पिल रोलिंग ट्रेमर हाथ उंगली में आ जाता है। उस हाथ के काम करने की एबिलिटी कम हो जाती है, उसमें साइन करने में दिक्कत होती है, राइटिंग छोटी हो जाती है उसके अंदर। कुछ कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से पार्किंसंस लोगों को साथ होता है? हाँ, पार्किंसंस मल्टी फैक्टोरियल है, जेनेटिक है, इडियोपैथिक है, और बहुत सारे प्रेसिपिटेटिंग कॉजेज हैं उसकी। ओके, फाइन। दवाइयाँ कितने समय तक चलती हैं सर इसमें? दवा पार्किंसन में लंबी चलती है, लंबी चलती है। 5 दिन लंबा तो पार्किंसन में लंबी चलती है। फिर भी लगभग 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, 5 साल? वो पेशेंट के अनुसार डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में रिकवरी ले रहा है। पर आप समझिए कि लंबी चलती है। ओके, ठीक है। क्या इसको हम एक्सरसाइज के थ्रू सही कर सकते हैं? एक्सरसाइज से बॉडी की जो एबिलिटी टू मूव है वो बढ़ जाती है, पर दवा तो चलेगी। ओके, इसके लिए एक ही उपाय है कि आपको पहले तो दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ, नहीं, पहला उपाय दवा लेनी पड़ेगी, संग में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, वो सब भी संग में चलेगी। ओके सर, जैसा अभी हम अपने पॉडकास्ट के एंड पर हैं, तो एक कॉमन जो प्रॉब्लम सब लोगों में मैंने देखी है, दैट इज़ फोबिया। अभी लोगों को हर चीज़ को, कहते हैं ना कि हर चीज़ को फोबिया से जोड़ देते हैं, लेकिन हर चीज़ फोबिया हो भी सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है। बहुत लोगों को लिफ्ट में जाने का फोबिया होता है, बहुत लोगों को फ्लाइट में बैठने का फोबिया होता है, बहुत लोगों के साथ होता है कि नहीं मैं कहीं पार्किंग में जाऊँगा तो बेसमेंट पार्किंग्स में नहीं जाते हैं लोग, बाहर उतर जाते हैं। कई बार लोग कार में बैठे हुए हैं और पीछे बैठे हुए हैं तो उनको अजीब सा फील होने लगता है। तो ये बेसिकली, सबसे पहले आप ये बताइए कि फोबिया क्या है? फोबिया मतलब किसी चीज़ का डर हो गया, है ना, जैसे कोलेस्ट्रोफोबिया, लिफ्ट में जाना, छोटी जगह का डर, कोलेस्ट्रोफोबिया। हमारे तो रोज कॉमन है, MRI पेशेंट में छोटी टनल में जाना होता है, तो हर मतलब 5वें में से एक मरीज 4वें से बताता है कि मेरे MRI मत कराओ, डरने लगता है, डरने लग जाता है। छोटी बंद जगह का डर जिसे बोलते हैं, और वो ये डर के आगे जीत है ना। तो आपको अपने आप को डिसेंसिटाइज करना होता है। जिस चीज़ से आपको डर लगता है तो थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर दे के आप अपनी बॉडी को डिसेंसिटाइज कीजिए। आपको लिफ्ट का डर है, आप लिफ्ट में, खुली लिफ्ट में जाइए 5 बार, आगे दरवाजे में जाइए, 1 मंजिल जाइए, धीरे धीरे अपनी बॉडी को डिसेंसिटाइज करिए। ये होता क्यों है सर? मतलब ये दिमाग की फंक्शनिंग है, सोच लेते हैं। कल तक कोई इंसान एकदम नॉर्मल था, आज वो लिफ्ट में जाने से डरने लग जाएगा, ऐसा लिफ्ट में तो वैसे शुरू से ही डरते हैं इंडिया में। असल में लिफ्ट का चलन तो 5-10 वो एक अंदर मन में एक वहम होता है, ज़्यादा अभी चला है। पहले तो लिफ्ट इंडिया में केवल बड़े होटलों में हुआ करती थी, 10-15 साल 20 साल पहले। लिफ्टों का चलन तो अभी ज़्यादा चला है कुछ समय से ही। तो लिफ्ट का फोबिया खैर काफ़ी कॉमन है, MRI मशीन का फोबिया है, हाइट का फोबिया है। तो ये फोबिया होते हैं इंसान का, ये मानसिकता और सोच की वजह से है, इंसान की साइकोलॉजी की वजह से है। तो इनको सर सही कैसे किया जा सकता है? डिसेंसिटाइजेशन, उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर दे के, समझा धीरे धीरे उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। जैसा आपने कहा, डर के आगे जीत है। हाँ, उसको समझाया, आगे निकलना पड़ेगा। हाँ, निकलना पड़ेगा थोड़ा। ओके सर, एक जैसे पैनिक अटैक आता है, ठीक है, और एक हम जिसको कहते हैं हार्ट अटैक,
तो पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? देखिए, हार्ट अटैक में आपको उम्र होगी नॉर्मली, यंग में भी हो सकता है, लेकिन आपको लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन होगा, वो गर्दन तक, जबड़े तक जा सकता है, पीछे जा सकता है, हाथ में जाएगा लेफ्ट साइड में, संग में ठंडा पसीना आ रहा होगा, बेचैनी घबराहट हो जाएगी, बीपी में डिस्टर्बेंस हो जाएगा और बहुत सीवियर पेन होता है ना, इसको हार्ट अटैक की तरफ जाएगा। पैनिक अटैक में क्या होगा, चारों हाथ पैरों में झंझनी हो रही होगी, बेचैनी, पसीना, घबराहट आ रहा होगा, सांस तेज तेज ले रहा होगा, उसके बैकग्राउंड में कुछ टेंशन चल रहा होगा, तो वो समझ में आ जाता है। बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स के अंदर उसी तरह आते हैं कि सीने में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है वो राइट साइड भी सीने में दर्द बताते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता। तो एंग्जाइटी अटैक, एक ईसीजी इसमें बहुत हेल्पफुल टूल है शुरुआत में, स्क्रीनिंग टूल में, कि ईसीजी में गड़बड़ है कि नहीं है। बिना ईसीजी के भी हार्ट अटैक हो सकता है गड़बड़ के, तो लेकिन वो पूरी सर्कमस्टांसेस देख के समझ में आ जाता है कि ये पैनिक अटैक की तरफ जा रहा है कि हार्ट अटैक। और अगर नहीं क्लियर होता तो ईसीजी और एंजाइम की जांच के द्वारा ये क्लियर कर लिया जाता है कि हार्ट अटैक, और इको से कि हार्ट अटैक है कि नहीं। इसका ईसीजी आई थिंक पूरा 24 आवर्स का ईसीजी होता है? नहीं, जो हार्ट अटैक के लिए तो ईसीजी, कार्डियक एंजाइम और इको, तीन चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं। 24 आवर्स ईसीजी को हॉल्टर बोलते हैं, वो कार्डियक रिदम के लिए ज़्यादा कराते हैं। ओके, आज बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया क्या है सर, क्यों बढ़ रहा है ये? सोशल फोबिया का मतलब है कि मैं इंटरनेट पे पीछे रह गया। हाँ। आपने 10 फोटो डाली है, मैंने एक भी फोटो नहीं डाली, आपकी फोटो अच्छी थी, मेरी फोटो अच्छी नहीं है, तो आदमी को लगता है कि जिंदगी रियलिटी में होके वहीं चल रही है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। तो वो तो बढ़ गया आगे, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ आगे, तो आदमी को डर लगता है मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरे संग कुछ रह गया है, तो इसलिए आदमी को महसूस होता है। वैसे तो दोनों ही जिंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, हमें डर क्यों लगता है? मतलब बहुत लोगों में ऐसा डर होता है कि अकेले सो नहीं पाते, सोने के लिए 4 लोग साथ में चाहिए तभी सो सकते हैं, है ना। बहुत लोग 4 लोगों के साथ सो रहे होते हैं फिर भी कोने में नहीं सो सकते, तो भी डर होता है। तो इस तरीके का डर क्यों होता है? मतलब हम लोगों के मन में ये डर आया कैसे? ये जब आपकी ब्रेन का जो सर्किट है, इसकी वर्किंग में थोड़ी डिसऑर्डर हो जाता है, तो सर्किट में जब थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ना, तो इस तरह की परेशानियां, फोबिया, डर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये अपने को डिसेंसिटाइज, एक्लेटमाइज करके सब दूर किए जा सकते हैं। मरीज को प्रॉपर थेरेपिस्ट हो जो उसे समझाए कि ये डर आपके बेसलेस हैं, और धीरे धीरे उनको एक्सपोज करे, है ना। जैसे कि आपको किसी को मिर्च खिलानी है थोड़ा सा तीखा, तो ऐसा नहीं कि पहले दिन में पूरा डिब्बा डाल दें, पहले 1 बिंदी, फिर 2 बिंदी, फिर 3 बिंदी, धीरे धीरे अधिकतर पेशेंट उसमें से डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। थोड़ा सब्र की ज़रूरत है। मैं कई बार ऐसा होता है, मैं बहुत लोगों को इस चीज़ को बोलता भी हूँ कि आप लोग घर में अकेले सोने में डर लगता है। मैं अलग अलग जगहों पर जा करके होटल्स में रुकता हूँ और अकेला जाता हूँ, अकेला रुकता हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं ऐसे टाइम पे गया जब उस होटल में 8 या 10 कमरे का होटल है और उसमें कोई है ही नहीं, केवल उस होटल के ओनर जो नीचे बैठा हुआ, और मैं 2nd फ्लोर पे ऊपर अकेला सो रहा हूँ पूरे होटल में 1 रूम लेकर के, और मुझे कभी कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन वहीं कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई, मुझे तो मैं होटल में गया तो ऐसा कुछ फील हुआ, कभी कुछ हुआ। तो क्या ये कहीं सुपर नेचुरल से कहीं कुछ ऐसा आप मानते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं? हम तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा कुछ भी नहीं मानते, ना ही न्यूरोलॉजी में ऐसा कुछ डिस्क्राइब। मुझे इसीलिए आपसे पूछना ज़रूरी है इस चीज़ को, क्योंकि साइंस और सुपर नेचुरल चीज़ है। क्या आप बिलीव करते हैं ऐसा कुछ होता है लाइफ में, एग्जिस्ट करता है? नहीं, मेरी तरफ से पर्सनल विश्वास ऐसा कोई नहीं होता है। ऐसे भूत प्रेत पिशाच आत्माएं ये सब चीज़ें, ये सब तो बातचीतें चल रही हैं, बचपन से सिखाया जाता था, सुनते हैं तो आदमी इम्बाइब करता है, और जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ेगी वैसे वैसे ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी घटेंगी। तो अभी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे काफ़ी, आई थिंक जितना मैं समझ सकता था मैंने उतनी बीमारियों के बारे में आपसे पूछा है, बट आई नो बहुत सारी बीमारियां अभी ऐसी बाकी हैं जो होती हैं, बट लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हमें नहीं पता। इवन जैसे मेरे पास भी वो बीमारियां अभी उतना नहीं पता, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ 2 या 3 ऐसी बीमारियों के नाम आप मुझे सजेस्ट करें, आप मुझे बताएं जो हमसे या तो छूट रहा है या वो बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में जानना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं 2-3 बीमारियां आप में से रिक्वेस्ट किया, जरूर हम लोग बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें एनसीसी है हमारे देश के अंदर, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, जो कि हमारे देश में एपिलेप्सी का बहुत ही लीडिंग कॉज है। है ना। लोग इसके बारे में गलत फहमी है, पोर्क वगैरह की, ये सब है। एक्चुअल में ये जो जिन लोगों के पेट में कीड़े होते हैं और जो वॉर्म्स होते हैं, उनके अंडे उनके फीसिस में चले जाते हैं। और ओपन डिफिकेशन जो हमारे देश में खेतों में जो प्रिवलेंट है, खुले में शौच, उसकी वजह से वो कीड़े मिट्टी में, पानी में मिलकर सब्जी वगैरह पर जो चीज़ें ज़मीन पर उग रही होती हैं वो चिपक जाते हैं। तो अभी जैसे केस एक हुआ है पत्ता गोभी का, जिसमें एक बच्ची के दिमाग में चले गए, वहाँ पर वो वॉर्म्स काफ़ी बढ़ गए और बच्ची की डेथ हो गई। क्या ये उसी से रिलेटेड कुछ? जी, उसी से रिलेटेड है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो कीड़े होते हैं ये पेट में जाते हैं, पेट के एसिड बाइल वगैरह से इसका जो ऊपर का खोला है वो घुल जाता है,
और कुछ ही समय में इसमें कुछ हुक्स होते हैं लार्वा के अंदर, पेट की म्यूकोसा से और इंटेस्टाइन से अटैच होकर लीवर में फिर दिमाग में चले जाते हैं। और दिमाग में उसकी कई स्टेजेस होती हैं, फिर उसमें ट्रांसफर सूजन छोड़ देता है। अच्छा। और एक से क्या 10-10, 20-20, 50-50 भी हो जाते हैं। 1-2 हो सूजन हो, दौरा बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है। अगर बहुत सारे हो जाएं, 25-50, 100 हो जाएं, तो दिमाग में प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट की जान पर बनाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी सब्जी वगैरह जो हम बाजार से ला रहे हैं उसको 3 बार धोएं, छीलें, साफ सुथरा खाएं। गंदे सब्जी फल खाने से नुकसान आपका हो सकता है। आजकल तो लोग सैलेड में कच्ची सब्जियां खाते हैं। हाँ, तो उसको आप कच्ची सब्जी जरूर खाइए, लेकिन उसे 3 बार धोइए, उसे चलनी में रखिए, चलते पानी में धोइए, हाथ से रगड़ के धोइए, अच्छी तरह धोइए कि उस पर कोई कण ऊपर से ना रह जाए। आजकल तो वैसे भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। हाँ, तो वो भी धुल जाएंगे, वो भी साफ हो जाएंगे। वो भी साफ हो जाएंगे। फिर हम आते हैं दूसरी बीमारी जो आप पूछ रहे थे, वो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों पे इसके पेशेंट काफ़ी लेट से आते हैं। पेशेंट के गाल और जबड़े पे और दांत के इलाके में एक साइड शार्प शूटिंग, अचानक से तेज पेन हो रहा होता है। फिर वो यूजुअली जैसे कि दांत में दर्द आता है तो दांत के डॉक्टर पे जाता है, वहाँ कुछ थोड़ी बहुत कमी पाई जाती है, उसका आरसीटी होता है, कई बार दांत भी गाँव वगैरह देहात में निकाल देते हैं। और उसके बाद जब दांत निकलने के बाद भी दर्द ठीक नहीं होता तो उसे कहते हैं भाई अब तुम न्यूरोलॉजिस्ट को देख लो। एक्चुअल में वो दर्द होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का। 5th नर्व के अंदर इरिटेशन से एक नस में तड़कन जैसी चलती है जो कि करंट की तरह आ रही होती है, जा रही होती है, पेशेंट को बहुत तंग कर रही होती है, टीस की तरह से एकदम होती है, एकदम परेशान होता है उसके कारण से। तो उसको पेशेंट को अगर दवा सही मिल जाती है तो उसे काफ़ी लाभ हो जाता है। ये और एक तीसरी कंडीशन जो मैं कहना चाहूँगा वो है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। पेशेंट को हर्पीज होती है, दाने होते हैं, दानों में पानी होता है, दवा होती है स्किन के और द्वारा पीछे द्वारा वो ठीक हो जाता है। लेकिन वो दाने वाने सब ठीक होने के बाद वहाँ उसको जलन पड़ती है कोले जैसी, या टीस होती है, या दर्द होता है, वो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। ये दाने सर किस जगह पे होते हैं शरीर में? ये शरीर में किसी भी जगह कहीं पे भी हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर डर्माटोम में होते हैं। नॉर्मली 1 या 2 डर्माटोम में वो आगे से पीछे की तरफ घूम के आते हैं बदन में, या एक हाथ में जाएंगे तो लकीर की तरह से जाएंगे। वो न्यूरोलॉजिस्ट वाला देख के समझ जाते हैं कि एक पर्टिकुलर डर्माटोम में है, उसके निशान भी रह जाते हैं अक्सर खाल के ऊपर, और फिर उसका भी इलाज करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ओके सर, जैसे आप अभी आगरा में आपका क्लिनिक है और मैं अभी आपसे जितनी बार मिला हूँ मैंने देखा है काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी पेशेंट्स आप रेगुलरली देखते हैं डेली बेसिस पर। सर किस तरीके की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर इस क्लिनिक में? देखिए, हम लोगों का प्रयास है कि उसका होलिस्टिक ट्रीटमेंट हो, पूरा ट्रीटमेंट। सर पहले तो मैं जानना ये चाहूँगा कि आप ऑडियंस को ये बताएं कि अपना ये क्लिनिक है किस जगह पर? हमारा क्लिनिक 19 लाजपत कुंज भरतपुर हाउस कॉलोनी गेट नंबर 2 के सामने है। जो सबसे बड़ा लैंडमार्क है वो पास में भरतपुर हाउस कॉलोनी है, और दूसरा आरबीएस कॉलेज का चौराया। पूरे आगरा में कहीं भी उतरेंगे तो आरबीएस कॉलेज का चौराया कोई बता देगा, उससे 50 मीटर दूर अपना क्लिनिक है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग ये अपनी सर्विसेज देते हैं। और पर्टिकुलर बीमारियों के बारे में आपने पूछा, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक का पेशेंट आया तो स्ट्रोक को हम लोग प्रायोरिटी पे देखते हैं। नॉर्मली कोई भी एक्यूट स्ट्रोक होगा उसकी इमेजिंग कराएंगे, पूरा वर्कअप करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हमारा पेशेंट के संग शुरुआत से ही लग जाता है। पूरी फिजियोथेरेपी उसको और उसके संग वालों को सिखा के भेजते हैं। हमारे पास डाइटिशियन है, उसे डाइटरी एडवाइस दी जाती है क्या देना है। पहले राइस ट्यूब्स है, बाद में जब वो ओरल ले पाएगा। प्लस हमारे पास डूज एंड डोज की लिस्ट है, किस तरह उसकी सेवा करनी है। फिर इवन कोई चाहे तो केयर टेकर प्रोवाइड हो सकता है। ओवरऑल उसके सभी एस्पेक्ट्स की केयर ली जाती है। उसके अटेंडेंट से भी जरूर काउंसलिंग कराते हैं, उनको भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो उसकी पूरी है, उसके बीमारी का भी इलाज करते हैं, उसको जो साइड सपोर्ट सिस्टम है वो प्रोवाइड करते हैं, डाइटरी एडवाइस देते हैं, काउंसलिंग देते हैं, फिजियोथेरेपी सिखवाते हैं, घर पर इंतजाम करवाते हैं, बताते हैं कैसे उसकी सेवा हो, कब टाइम भी लौट के आना है। तो उसको बताएंगे कि बीपी शुगर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये चाहते हैं कि उसका पूर्ण रूप से पूरा हर चीज़ देख ली जाए। इसी तरह से मिर्गी का मरीज हमारे यहाँ आएगा तो ऐसा नहीं है कि बस उसे आया 2 दवा लिख के उसे फ्री कर दिया। उसकी इमेजिंग होगी, उसका ईजी होगा, उसको प्रॉपर्ली डूज एंड डोंट का चार्ट मिलेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना ये बताया जाएगा। इमरजेंसी हो जाए तो कौन सा स्प्रे देना है, इमरजेंसी हो तो कौन से इंजेक्शन लगवाना है, इस सब का पैम्फलेट हैंड आउट्स पेशेंट को देते हैं। फिर हमारे पास काउंसलर है, वो सब चीज़ उसे समझाती है। फिर एक दूसरा काउंसलर हो रहा है कि कोई पेशेंट ज़्यादा चिंतित होते हैं पेरेंट्स वगैरह, तो उनकी जितने मन के सवाल हैं उन सब का जवाब देते हैं। तो उसको पूरा ओवरऑल कंप्लीट करके उसको वहाँ से फ्री करते हैं। जो हमारा एस्पेक्ट है क्लिनिक का वो ये है कि पेशेंट आए, उसका होलिस्टिक ट्रीटमेंट हो, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर डायग्नोसिस हो, प्रॉपर मेडिसिन हो, और मेडिसिन के बाद उसको डाइटरी काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डूज एंड डोंट्स, उसके हैंडआउट्स, वो सब चीज़ पूरी करके दी जाए। मतलब अगर वो आएगा तो फिर ठीक होकर ही जाएगा। हाँ, ऐसा हमारा प्रयास है, और बाकी भगवान का प्रभु की इच्छा। नहीं सर, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आपके पास में मैंने देखा है पेशेंट्स काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, और इवन काउंसलिंग जो एक आपने पार्ट है अपने पास में
वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और साथ में जैसा मैंने देखा है आपके क्लिनिक में फिजियोथेरेपी के लिए भी स्पेशली आपने एक अलग से रूम बनाया हुआ है, जहाँ पर अगर किसी को थेरेपी देनी होती है तो वहाँ पर वो भी प्रोवाइड की जाती है। मल्टीपल हॉस्पिटल्स में आप खुद विजिट करते हैं, आप खुद जाते हैं, तो ये तभी हो सकता है जब आप पर लोग ट्रस्ट कर रहे होते हैं। प्लस इतनी देर से हम आपसे बात कर रहे हैं, इतनी सारी पॉइंट्स पर, इतनी सारी चीज़ों पर आपसे बात हुई है, जो चीज़ें हमें नहीं पता थी, किस तरीके से हम खुद को बचा सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सब आपने बताया है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ऑडियंस तक जानी चाहिए। ऑडियंस, शायद कुछ आपके ऐसे पेशेंट्स भी होंगे जिन्होंने देखा हो, ज़रूर कमेंट करेंगे कि कैसा उनका फीडबैक है। डॉक्टर विकास बंसल की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। आपको जो भी इन डिटेल अगर समझना चाहते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या किस किस तरीके की बीमारियां यहाँ पर क्योर होती हैं और किन किन एस्पेक्ट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं, आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप डॉक्टर विकास बंसल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। drvikasbansalneuro.com के नाम से आपको वेबसाइट वहाँ पे मिलेगी। आप जाइए, सर्च कीजिए, आपको हर एक डिटेल, इन डिटेल आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। सर, हम लोग न्यूरोलॉजिकली या अगर हम बात करें साइकोलॉजिकली, हम लोग ना एक चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं, उसको कहते हैं टाइम। आज की डेट में अगर हम कहीं पे जाना है, किसी से मिलना है, बोलते हैं भाई टाइम नहीं है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। टाइम कैसे मैनेज होगा सर? सतपाल जी, आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल बनाया है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का तो ये है कि आज आप खुद यहाँ पे अपनी अपनी व्यस्तता से बीच के, तो टाइम इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द वॉच, टाइम इज़ अ फंक्शन ऑफ माइंड। जिस चीज़ की प्रायोरिटी है उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो आपका दिमाग जो है प्रायोरिटाइज करता है चीज़ों को, है ना। अभी कुछ दिनों पहले की मुझे बात है, एक बच्चा आया था, थोड़ा परेशान था, बहुत जल्दी में था, बाहर लड़के बोले बहुत जल्दी में कोई बात है। तो मैंने पूछा बेटा क्या बात है? तो बोला अंकल आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। बोले गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है। तो प्रायोरिटाइज था भाई, हम लोग सेकंड प्रायोरिटी पे थे, वहाँ पहुँचना था। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना, बच्चे को अच्छे से दिखा और उसे जल्दी फ्री कर दिया। कि हमारे मित्र हैं, वो हर साल न्यू ईयर पे रात के 12 बजे और सुबह मंदिर दर्शन करना चाहते हैं, तो इनकी प्रायोरिटी है, तो टाइम उनको ऑटोमेटिक उसके लिए निकल आता है। उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जो चीज़ के लिए आप सोच लेंगे कि आपको करनी है, उसके लिए टाइम मिल जाएगा। जिस चीज़ की इच्छा शक्ति नहीं है, जो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, वो उसके लिए टाइम मुश्किल से मिलेगा। बहुत सारे दोस्त लड़ जाएंगे सर। मिल सकते हैं कि भाई तुम जानबूझ के सोच के बैठे हो, मिलना ही नहीं है। हाँ, टाइम इज़ अ फंक्शन ऑफ माइंड। ये बात आप ट्राई करके देखिएगा यहाँ से जाने के बाद कि टाइम इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वॉच। सर आई एग्री, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और उसके अलावा मैं ये भी पॉडकास्ट भी करता हूँ, तो मैंने इसका टाइम अपने हिसाब से मैनेज इस तरीके से किया है कि मेरी ना जॉब हैम्पर होगी, ना मेरा काम हैम्पर होगा, और ना ही मेरा ये काम हैम्पर होगा। तो ये मेरा पैशन है, इसमें मुझे दिल लग रहा है, बहुत मज़ा आता है, तो इसको करने में मैंने खुद टाइम निकाला। और सेम अगर ज़रूरत पड़ती है तो जहाँ फैमिली के लिए टाइम निकालना होता है तुम वहाँ भी निकाल रहे हो। जी जी। तो वाकई में सर आपने बहुत सही बात कही है। आपको किसी आपके भतीजे की शादी में कभी जाने का कार्ड प्राप्त हुआ, और लेट से कि आज कोई तारीख है 26 जनवरी का, आपको कोई कार्ड मिला है आने वाली 26 जनवरी का, लेट से जाना है आपको, ठीक है, तो आप कब पहुँचते हैं उस शादी में? ऑब्वियसली मतलब शाम को। कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि आप 27, 28, 29 जनवरी में पहुँचे 26 तारीख कार्ड में? नहीं पहुँचे। नहीं, हमारे यहाँ रोज़ ऐसा होता है क्लिनिक में हाँ। कि मरीज 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 साल बाद आ पाता है, तो हम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे हैं हेल्थ। और शादी में जाने का डेडलाइन उसने कभी मिस नहीं करी होती है। तो आपके माइंड को मालूम है कि अगर आप शादी में 26 तारीख की बजाय 27 को पहुंचेंगे तो वहाँ खाली मैदान मिलेगा, वो खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा आप टाइम पे पहुंचते हैं। आप एयरपोर्ट पे आप जहाज को रोक नहीं पाएंगे, बहुत कम लोग हैं जिनके लिए जहाज रुकेगा। करेक्ट। आप हमेशा टाइम पे पहुंचते हैं। टाइम से 2 घंटा पहले ही पहुंचना होता है। पहुंचते हैं। तो टाइम प्रायोरिटी और फंक्शन ऑफ माइंड है। करेक्ट। ओके सर, प्लीज पॉट स्पाइन के ऊपर आप बताइए, क्योंकि अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये एक पॉइंट था जिसको आपने मेरे सामने रखा, बट मैं चाहता हूँ ये ऑडियंस भी जाने इसके बारे में। देखिए, आपका पीठ का दर्द ठीक नहीं हो रहा हो, आपने सुताई, फिजियो और सब जो भी कुछ कर सकते हैं कर लिया हो, दर्द भी स्वयं की गोली खा ली हो, तो इमेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे देश में टीबी सर्वव्यापी है, बहुत फैली हुई है, और भारत सरकार भी इस पर बहुत जोर दे रही है कि टीबी हम हिंदुस्तान से जल्दी खत्म। ट्यूबरक्लोसिस, हाँ, तो ट्यूबरक्लोसिस का जो कीटाणु है वो फेफड़ों से फैल के बॉडी में चला जाता है और अलग अलग अंगों को, जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, स्पाइन, ब्रेन को कर सकता है। तो जो स्पाइन की टीबी है उसे पॉट स्पाइन बोलते हैं। ओके। उसमें सबसे ज़्यादा प्रिडिक्शन D12, L1 वगैरह पे होता है, और इसमें वर्टिब्रा में गलाव शुरू हो जाता है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी गलाव हो जाता है। ठीक है। तो उसकी वजह से पेशेंट को दर्द बना रहता है
और कुछ चाल टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो नसों पर दबाव होकर पैरों के रहने का और पेशाब में दिक्कत आने का खतरा रहता है। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने पीठ के दर्द को नज़रअंदाज ना करें। अगर वो दवाओं से ठीक नहीं हो रहा हो तो जल्दी से जल्दी इमेजिंग करा के मैटर को सॉर्ट आउट करें कि कोई खराब बीमारी तो अंदर संग में नहीं चल रही है। कई बार लोग पीठ के दर्द में मसाज कराने लग जाते हैं। हाँ, मसाज कराई, धीरे धीरे पता चला मसाज के बाद में वो पीठ का दर्द जो है पैरों तक पहुंच गया। जी, ये बहुत ही कॉमन है हमारी क्लिनिक में। हर महीने में 1-2 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको कमर में दर्द हुआ या गर्दन में दर्द हुआ और शुरुआत में उन्होंने एक्सरसाइज करी, कुछ मसाज करी, कुछ तेल लगाया, बाम लगाई, कुछ लेप लगाया, बहुत कॉमन है। और जब दर्द दवा फिर गोली भी खाई, डबल खाई, फिर उसके बाद भी जब नहीं बढ़ गया तो गांव देहात पहुंचे, फिर उससे आगे बढ़े और हम लोगों को आज तक 15-20 दिन तो उसने काट ही दिए। तो इस दौरान में तकलीफ बढ़ गई। अगर आपका दर्द आसानी से ठीक नहीं हो रहा है तो अच्छे डॉक्टर को दिखा के इमेजिंग कराने में आपका फ़ायदा है। ओके जी, ठीक है। सर, मैं जब इस पॉडकास्ट के लिए तैयारी कर रहा था तो मैंने एक चीज़ पढ़ी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। जी। इसके बारे में थोड़ा आप बताइए कि ये हाँ, क्या होता है? ये काफ़ी निगलेक्टेड एरिया है हमारे डॉक्टरी के अंदर। एक्चुअल में इस बीमारी में पेशेंटों को रात को सोते समय जब वो बिस्तर पे लेटने जाते हैं तो पैरों में रेंगावन चलती है, चींटी चलती है, भड़कावन सी होती है, झंझनाहट होती है। तो उसमें लगता है उसे टेप से बांधे, कोई बच्चा खुदवाता है, कोई उसे दबवाता है और महीनों सालों से चल रही होती है ये। और अगर इसका सही आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो इलाज बहुत आसान है। ओके। इलाज बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आता है दवा से। सर, ये होता किस वजह से है? ये बॉडी में कुछ केमिकल्स की कमी होने की वजह से हो जाता है। ठीक है जी। और कितने टाइम में क्योर हो सकता है? दवा शुरू करके अलग अलग वेरिएशन है पेशेंट्स में और रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आता है दवा से। ओके, यानी कि ये क्योर होने वाली चीज़ है और इसको दबा के ना रखो, आप ले आओ सामने तो जल्दी रिकवर हो डायग्नोसिस जाएगा। बन जाती है, पेशेंट को बहुत राहत होती है, उसे बहुत बढ़िया और मीठी और गहरी नींद आती है। जब उसको ठीक फ़ायदा मिलता है तो उसकी नींद की क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर जाती है। ओके। सर, एक और मसला है जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में या हम लोग कई बार जैसे सोते सोते भी हो जाते हैं, मसल क्रैम्प्स आते हैं। हाँ, मसल पैर क्रैम्प अकड़ जाता है जी। और वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उस टाइम पर आप समझ नहीं पाते हो कैसे उससे बाहर निकला जाए। हाँ। कई बार बाइक पे बैठ रहे हैं, चलाते हुए बाइक पे हो जाएगा, कार चलाते हो जाते हैं, तो ये क्यों हो रहा है? मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है मसल क्रैम्प्स, है ना। दवाओं से भी हो सकता है और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से भी हो सकता है और बहुत सारे इसके कारण हैं। तो इसमें प्रॉपर एक्सरसाइज, जिस वक्त क्रैम्प आ रहा है उस वक्त पैर को जरूर से ऊपर नीचे जरूर से चलाते रहें और फिर सप्लीमेंट्स लेके और दवा लेके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, इसके लिए स्ट्रेचिंग से फायदा होता है सर? हाँ, स्ट्रेचिंग भी एक अगर हम स्ट्रेचिंग को रेगुलर अपनी उसमें रूटीन में डालेंगे तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। स्ट्रेचिंग भी करिए, फिजियोथेरेपी करिए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लीजिए, अपना ब्लड चेकअप कराइए, कोई चीज़ कम ज़्यादा तो नहीं है और रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके। ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार मसल क्रैम्प्स इस वजह से आते हैं कि उस पर्टिकुलर पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी। नहीं, ऐसा तो एक जनरल तरीका है समझाने का। अच्छा। मरीज को समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा कि जो उसको समझ में आ जाए। जो उसको समझ में आए। आपने बहुत बढ़िया वर्ड किए कि उसकी भाषा में तो कुछ ना कुछ समझाने के लिए बताया जाता है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा चलते चलते आप एक बार इंसोम्निया के ऊपर और थोड़ा डीपली बताएं कि इंसोम्निया तो साहब बहुत ही कॉमन चीज़ है इस समय। नींद ना आने को इंसोम्निया बोलते हैं। ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति को नींद, आप उसकी इमेजिंग करा के चेक कर लीजिए, अगर उसका CT-MR साफ है और अगर उसको नींद नहीं आ रही है, चाहे वो कितना ही इनकार कर रहा हो, इसका मतलब है मेंटल हेल्थ में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब आपको खोजना पड़ेगा, उससे प्यार से बात करना पड़ेगी ताकि वो अपने मन की बात आपको बताए। जब आपको मालूम पड़ेगा कि उसका दुख दर्द क्या है, उसका दुख दर्द जो आपने पहले पूछा था, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई तकलीफ चल रही होगी। तो कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है? डिप्रेशन से पार्शियली जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। और यही एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया यानी कि ये सारे के सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। हाँ जी, ये आपस में सगे चचेरे भाई हैं ये लोग। ये एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। ओके। और एक दूसरे को कम ज़्यादा करते रहते हैं। अगर आज के टाइम में देखें सर तो न्यू यूथ और चाहे जेनजीज की बात करें, चाहे हम 25 से और आज 35, 38, 40 साल तक की उम्र में बात करें तो लोग कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, डिप्रेशन और इन सब चीज़ों की वजह से ही अपना जो डेली रूटीन लाइफ का है उसको बिगाड़ के बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि अगर आप अपना वो डेली रूटीन सुधार लेते हो तो ये सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाती हैं। देखिए, जो न्यू जनरेशन और सभी जगह है कि तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे है ना। तो जो होड़ में आदमी भाग रहा है दिन रात, उससे आदमी परेशान है। तो वो अपने लिए परेशानी खुद बढ़ा रहा है। जो उसकी महत्वाकांक्षा हैं, जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, उन सब का मैच करे। और जहाँ है वहाँ कुछ तक जीवन में कहीं ना कहीं तो संतोष करना ही पड़ता है। जितना संतोषी होगा उतना खुशी रहेगा। करेक्ट। हमारे बुजुर्ग भी इस बात को कहते थे, संतोषी सदा सुखी। हाँ,
जी जी करेक्ट। सर लिटरली आज हमने बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में सीखी हैं, समझी हैं, और जो हमारी इच्छा थी, जो हम सोच के आए थे कि काफ़ी डीप जाएंगे और काफ़ी डीप डाइव करेंगे, आज तक जो चीज़ें कभी मैंने सुनी नहीं थी वो आज मैंने सीखी हैं। और मैं हर बार अपने किसी पॉडकास्ट में जाता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ वहाँ से सीखता ज़रूर हूँ। आज सर बहुत कुछ सीख लिया है। थैंक यू सतपाल जी आपके फॉर साथ कॉलिंग मी। बहुत अच्छा लगा। प्लेजर टू टॉक टू यू। सेम ईयर सर, सेम ईयर। इट्स आवर प्लेजर एक्चुअली कि आप हमारे शो पर आए और अपने थॉट्स ऑडियंस तक मेरे लेकर को जा तो इस रहे बात हैं। का बहुत खुशी है कि आपको न्यूरोलॉजी के टॉपिक्स की इतनी गहन नॉलेज है। सर और पढ़ता आप हूँ। जी 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 बस कोशिश यही है सर कि जितना हो सके उतना सीख लूँ। एक ही जीवन है, एक ही जीवन में जो कर सकते हो वो कर लो, बहुत बहुत आपकी वही जी प्रयास जी है। जी। और आशा करते हैं ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बॉस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे पॉडकास्ट आप तक लाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। हम अपने मरीजों को जाते जाते, जैसा आपने बताया है, जरूर बताते हैं 1 से लेकर 2 किलोमीटर रोज सुबह शाम टहलो, 10 मिनट मंदिर जाओ, पूजा करो, खुश रहो, 10 मिनट भजन सुनो और स्वस्थ रहो और मस्त रहो। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए। राधे राधे।